ठीक है, प्रीलिम्स के तो सभी होते हैं, खैर प्रीलिम्स तो सभी को देनी होती है। और यूपीएससी का टारगेट जिनका है, जो यूपीएससी को ही फोकस करना चाहते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एमपीपीएससी भी कर सकते हो, निकल जाता है। यूपीएससी फोकस जो करता है उसका एमपीपीएससी अपने आप ही निकल जाता है, फ्री रहता है वो साथ में। ठीक है, जो भी यूपीएससी के इंटरव्यू पहुंचने लायक होता है वो एमपीपीएससी निकाल ही लेता है, उसमें ज्यादा कुछ नहीं है। थोड़ा सा एमपी को देखना होता है तो वो देखना भी पड़ता है, यूपीएससी वाले को देखना भी पड़ता है एमपीपीएससी, एमपीपीएससी देना भी चाहिए यूपीएससी वाले को, उसका इंटरव्यू की तैयारी हो जाती है। क्योंकि यूपीएससी वाले का जो इंटरव्यू होता है वो थोड़ा अपने स्टेट के, होम स्टेट के बारे में पूछते हैं उसमें। तो आपका स्टेट एमपी है, आप एमपी से आते हैं तो फिर आपको एमपी पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपके स्टेट के बारे में पूछेंगे, आपके नेटिव प्लेस के बारे में पूछेंगे, तो पूछते हैं तो फिर आपको पढ़ना ही चाहिए। तो एमपीपीएससी के दौरान तैयारी हो जाती है, अच्छी डेप्थ में तैयारी हो जाती है, तो इंटरव्यू बहुत अच्छा होता है उनका। ठीक है, वैसे तो इंटरव्यू पूरा लक होता है, कोइंसिडेंस और उस पर डिपेंड करता है, वो कुछ भी है इंटरव्यू, इसलिए ज्यादा सोचना नहीं है। ठीक है, उसके बारे में वो भी बात करेंगे कभी। और जो सोशल मीडिया पे जो क्वेश्चंस होते हैं वैसे नहीं होते हैं, ठीक है ना, वो ऐसा नहीं पूछा जाता कुछ भी। सोशल मीडिया पे बकवास है, कभी भी सोशल मीडिया से ज्ञान मत लेना। और सबसे निकृष्टतम ज्ञान का स्तर है, सबसे निचला स्तर है, सबसे लोअर स्टेटा है, उस पर बिजी रहता है। समझदार आदमी सिर्फ उसको देखता भरा है, उसमें इन्वॉल्व नहीं होता। और जो बिल्कुल ही अच्छे लोग हैं वो तो वहां होते ही नहीं है। ठीक है ना, बिल्कुल अच्छे लोग तो वहां बिल्कुल भी नहीं है। और जो बीच का स्तर वाला है वो सिर्फ देखता है, यूज करता है उसको, इंफॉर्मेशन के लिए यूज करता है उसको। और जो सबसे लोअर स्टेटा है वो उसमें बिजी रहता है, उसमें कंट्रीब्यूट करता है, इनपुट देता है। तो ज्ञान का सबसे जो घटिया सोर्स है वो आपको वहां इनपुट देता हुआ दिखेगा, इसलिए उसके अनुभव जो है वो आपको वहां मिलेंगे, तो वो दरअसल आपको भ्रमित करेगा। तो इसलिए सोशल मीडिया से दूर रहने की सलाह दी जाती है। और चलिए शुरू करते हैं गायत्री मंत्र। सबसे पहले हम लोग एग्जाम की रणनीति भी बनाएंगे, आपका उत्साह भी बनाए रखेंगे और आपके अंदर जिज्ञासा भी नई नई जागे, ऐसा भी कुछ करेंगे। ठीक है, तो तीनों स्तर पे काम करना जरूरी, इसलिए थोड़ा बैलेंस करना होता है। तो आप लोगों को उसमें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम थोड़ा लिंक को तोड़ रहे हैं, लिंक को तोड़ नहीं रहे। आपकी जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी और जैसे जैसे आपका रोजगार की जरूरत पड़ेगी, तो एक बात तो निश्चित है कि हर आदमी के अपने परिवार के भी कुछ रोजगार होते हैं, या पिता जिस नौकरी में होते हैं बच्चे भी उसी नौकरी में जाना चाहते हैं, ऐसा लगभग सेट होता है कई जगह। लेकिन जो लोग यूपीएससी को या सिविल सर्विसेज को या एमपीपीएससी से अधिकारी बनना चाहते हैं, उनका सपना जिंदगी को लेकर के कुछ अलग होता है। उनको लगता है कि हम कुछ करेंगे, हमारा नाम भी होगा, परिवार का नाम भी रोशन होगा, और थोड़ा सा लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा कुछ करना है। जो सब करते हैं वैसा नहीं करना है, थोड़ा अलग करना है। और जब अलग करने का भाव लेके आते हैं तो सबसे बड़ी चीज होती है कि एम्पावर करना है, खुद को ताकतवर बनाना है, शक्तिशाली बनाना है, खास करके ज्ञान के क्षेत्र में बनाना है, सूचनाओं के क्षेत्र में बनाना है। और एक भाव परोपकार का भी होता है कि हम दूसरों की मदद कर सकें, ऐसा भाव भी रहता है कि हम कल्याण कर पाएंगे, दूसरे की मदद कर पाएंगे। आईएएस जो लोग बनने की इच्छा रखते हैं
और जो बन जाते हैं वो दो कैटेगरी है। एक जिनकी इच्छा है कि मैं आईएएस बन जाऊं, उसमें आपको तरह तरह के लोग मिल सकते हैं। उसमें डाइवर्सिटी ये हो सकती है कि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि जो आईएएस बन के पैसा कमाना चाहते हैं इसलिए आईएएस बनना चाहते हैं, रुतबा चाहते हैं इसलिए आईएएस बनना चाहते हैं, पॉलिटिशियंस के नजदीक हो जाएंगे इसलिए आईएएस बनना चाहते हैं, या बहुत सारे लोगों में एक सेलिब्रिटी टाइप इमेज हो जाएगी इसलिए बनना चाहते हैं। तो ये हो सकता है कि जो लोग बनने जा रहे हैं उनमें तरह तरह के लोग आपको मिले हैं, लेकिन जो बन जाते हैं अगर उनकी क्लास देखेंगे आप, जो बन गए, इसका मतलब है कि बनते कौन है? बनते वे हैं जो 90% वे लोग होते हैं जो केवल पैसा नहीं कमाना चाहते, पैसा उनके लिए बहुत सेकेंडरी है। तो हमेशा आईएएस बनने वालों में 90% लोग ऐसे होते हैं जो केवल पैसा बनाने के लिए वहां नहीं जाना चाहते, बल्कि वो खुद को इंपावर करना चाहते हैं, ताकतवर बनाना चाहते हैं। अच्छा, एक एज के बाद में पावर भी उतना मायने नहीं रखता। आप 15 साल पुराने, 20 साल पुराने किसी आईएएस को कहो कि सर अब आप इस पोस्ट पे आ जाओगे तो आपका पावर बहुत बढ़ जाएगा। पावर मतलब उसको लगेगा कि क्या पागल आदमी है, मतलब इसको समझ में नहीं आ रहा कि मैं पावर के लिए कर रहा हूँ। ये सब बकवास चीज है, ऑर्डर देना, और आपके ऑर्डर से बहुत सारे लोग भागने लगते हैं इधर उधर, ये सब चीजों में मजा ही नहीं आता। फिर बाद में एक थोड़ा सा एक यंग बच्चे को है ना, 21 से 25 साल वाले को 2-3 साल अच्छा लगता है ये सब। उसके बाद ये सब रूटीन हो जाता है, कोई सैल्यूट कर रहा है नहीं कर रहा है, कोई नमस्कार कर रहा है नहीं कर रहा है, आपके साथ गनमैन है कि नहीं है। कई बार गनमैन और ड्राइवर से आप और चिढ़ जाते हैं, ये नहीं होता तो शायद हम ज्यादा अच्छे से रह पाते, ये जाता क्यों नहीं है, ये बाहर चला जाए कहीं, ये क्या है मतलब सिक्योरिटी और ये सब। तो जिसको हम लोग पावर समझते हैं और जिसको हम समझते हैं कि ये रुतबा है, जलवा है, ये गलतफहमी है हमारी। वो सब धीरे धीरे एज के साथ में ये सब चीजें डाइल्यूट होती जाती है और वो बेकार लगने लगती है। कई बार तो उसका मोह बंद हो जाता है उन सब चीजों से, और उसको कई बार वो सोचते हैं कि ऐसी जगह शांति से मुझे नौकरी करने दो, कोई एक सेफ सा जॉब दे दो जहां मुझे गुलामी ना करना पड़े, जी सर किसी को ना बोलना पड़े, मेरे अंडर में भी बहुत सारे लोग ना हो, मेरी सरदर्दी सबसे कम हो, ऐसा कुछ मुझे करने के लिए दे दो, मुझे मेरी सैलरी से मतलब है। पावर दरअसल वो आदमी चाहता है जो पैसा कमाना चाहता है, खास करके वो उस पावर से पैसा कमाना चाहता है, करप्शन करना चाहता है। तो ये 4th पेपर के लिए भी बता रहा हूं मैं आपको। 4था पेपर मैं अलग से मैं कभी नहीं पढ़ाऊंगा, मैं ऐसे जब बात करूंगा तो आपका 4था पेपर शुरू हो जाएगा और उसके आंसर शुरू हो जाएंगे, क्योंकि मैं आपके अंदर जो ये इनपुट दूंगा यही चीज फिर आपके आंसर में उधर निकल करके आएगी, क्योंकि आपको ट्रेनर जो सिखाएगा वही चीज तो लिखोगे आप। और ये एमपीपीएससी में भी है 4था पेपर और यूपीएससी में भी है, और दोनों के क्वेश्चन जाके देख लेना, उन सबका स्टाइल वही है। इस साल के ऐसे किसी ने देखे हो तो आपको लगेगा कि हमारी क्लास में से ही ऐसे बैठा हुआ ऐसे का पेपर देखा ना इस बार का यूपीएससी का, आप 8 ऐसे देखो, आपको ऐसा लगेगा जैसे हमने क्लास में जो बातचीत की है। कई बार हमारी क्लास में जब हम बात करते हैं ना ऐसे जनरल, जब मैं ये जो आपसे बात कर रहा हूँ, इसको लोग पढ़ाई नहीं मानते, वो सोचते हैं कि ये बंद हो जाएंगे उसके बाद पढ़ाई शुरू होगी, जबकि ये 4th पेपर है, ये ऐसे है, ये ऐसे है पूरा। और कई 1st पेपर 2nd पेपर के लॉन्ग क्वेश्चंस भी हैं, 3rd पेपर के भी हैं, कोई भी पेपर में आ जाएगा। 1st पेपर आप उठा के देख लो, उसमें आपको ये मिल जाएगा, करंट अफेयर्स की चीजों में मिल जाएगा आपको। तो एथिक्स जो है ना वो कूट के भरा हुआ है, बहुत कूट के भरा है उसको सिविल सर्विसेज की एग्जाम में। आप पेपर उठा के देखना मेंस के, तो आपको समझ में आएगा कि हम जो बात कर रहे हैं वो उसमें से है कि नहीं। इसलिए वो जो बता रहा था मैं कि खुद को एम्पावर करने के लिए, तो वो तो हमारे यहाँ जो 3-4 साल से पढ़ रहे हैं बच्चे, अगर आप उनको देखोगे तो उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस लेवल है, आईएएस के लेवल का है। अभी मेरे को कोई बता रहे थे कि वो आईएएस लड़की मिली थी, टॉपर, ट्रेन में मिल गई थी, तो बात कर रहे थे, तो बोले मुझे बड़ी मैच्योर लगी। मैंने कहा मैच्योर है तो इतनी गलतियां क्यों करती है? तो गलतियां क्या करती है कि अब आप सिलेक्ट हुए और सिलेक्ट होने के बाद तुरंत बाद जो है आपको पत्रकार लोगों ने पकड़ लिया, पत्रकार आपसे हाथ मिला रहे हैं,
जो टुच्चा सा पत्रकार है, ऐसे ही वसूली करता फिरता है, वो आपके साथ फोटो खिंचा रहा है। विधायक के साथ, विधायक ने आपके कंधे पे हाथ रख के फोटो खिंचाया, अब आप बनेंगे उस वहां के कलेक्टर। तो 15-20 दिन में जो है आपने अपने कचरे करा लिए भयंकर, और पता तो है नहीं होश। इसलिए मैं कह रहा था कि आप लोग जो है प्रिपेयर्ड रहेंगे। हमारे यहाँ के जो स्टूडेंट हैं वो, उनको पता रहेगा कि अगर वो सिलेक्ट हुए और लिस्ट में आए तो उनका बिहेवियर कैसा होगा सिलेक्ट होने के बाद। नहीं तो बावरा हो जाता ना, रिजल्ट में आया कि आप टॉप 10 में आ गए, टॉप 100 में आ गए, पगला गए, तमाम लोग आए, तो पता नहीं कितने लोग सेल्फी लेके चले गए, वो सेल्फी वायरल भी हो गई। अब आपके नाम से लोग पैसे कमा रहे हैं, क्योंकि आप बैठे रहेंगे अंदर और वो सेल्फी दिखाएंगे बाहर। लोग कहेंगे ये जो मैडम बैठी है अंदर, सारे जो बैठे हैं, ये देखो मेरे दोस्त हैं, ये हैं, लाओ 1 लाख रुपया दो, मैं करवा दूंगा। कई बार तो आपको पता ही नहीं होगा जो जेन्युइन काम है। जैसे मान लिया जाए 10-10 लाख रुपए किसी को मुआवजा मिलने वाला है और 10 दिन बाद लिस्ट आने वाली है 100 लोगों की, तो यहाँ भोपाल में ऐसे ऐसे लोग हैं जो उन 100 लोगों से कांटेक्ट कर लेते हैं कि लाओ 1-1 लाख रुपए दे दो, वो जो मुआवजा मिलने वाला है वो मैं आपको जल्दी दिलवा दूंगा। वो बाबू लोगों से पता कर लेते हैं, तो 100 लोगों से 1-1 लाख रुपए इकट्ठा कर लेते हैं, 1 करोड़ रुपया कमा लिया। ये ऐसे, और आपके पास वो कभी आएगा भी नहीं, लेकिन आपकी जो सेल्फी है वो आपको कितनी भारी पड़ेगी मालूम है ना। आपके नाम से 1 करोड़ रुपया कमा गया वो आदमी, बदनाम कौन हुआ? मैडम लेती हैं उस आदमी के मार्फत लेती हैं, चोर है मैडम एक नंबर की। अब मैडम को पता ही नहीं कि कोई ले रहा है। समस्या क्या होगी? तो ये जो कच्चापन है ये निकालना भी बहुत जरूरी है, बनने से पहले निकालना जरूरी है। आप कहेंगे नहीं बन जाएंगे तब ये सब हम ध्यान रख लेंगे, अभी आप बात मत करो। यही तो प्रॉब्लम हो रही है अभी कि बच्चे बन गए और उनको समझ में कुछ नहीं आया कि ये है क्या झंझट, हम कहाँ आ गए, और मतलब इसके हश्र क्या होंगे, कुछ पता ही नहीं उनको। अब वो ठगा सा महसूस करते हैं और अब वो मुंह बनाते हैं और सीनियर बोलते हैं क्या बेहूदगी है, क्या है ये। तब वो उसका फिर उसके चेंबर के बाहर से बहुत तेज स्पीड से निकलते हैं कि सर कहीं बुला न ले, डांट देना दे, तो ऐसी स्थिति आ जाती है। तो ये आपको, ये मैच्योरिटी हम आपके अंदर डालते हैं, हम आपको एम्पावर करते हैं, हम आपको शिकायत करना सिखाते हैं, हम आपको सिस्टम की प्रॉब्लम्स बताते हैं। और ये ही केस स्टडीज आपको 4th पेपर में केस स्टडी में देखने को मिलती है। अब वो आपको कोई 4th पेपर पढ़ा नहीं सकता, इंडिया में कोई भी नहीं पढ़ा सकता, दुनिया में कोई नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि वो इंडियन प्रॉब्लम को लेकर के। अब आप ये वाली सिचुएशन दुनिया भर के जो साइकोलॉजिस्ट हैं और वो उनकी अगर किताबें पढ़ेंगे तो वो उसमें फील आएगा ही नहीं, क्योंकि इंडिया की प्रॉब्लम बड़ी यूनिक प्रॉब्लम। यहाँ जो ब्राइब का जो कल्चर है वो दूसरे देशों से अलग है, और वहां जो है वो बिजनेस का पार्ट है। इसलिए तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे लोगों को लगता ही नहीं है कि ये कोई गलत चीज हो रही है, कि डील हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मिंग हो रहा है। या गुजरात का नेचर और यूएस का नेचर लगभग मैच करता है, क्योंकि गुजरात व्यापारियों का देश है, बनियों का देश है, वहां व्यापार होता है, उसको लोग वो धंधा बोलते हैं। आपने हर्षद मेहता वाला वो देखा होगा सीरीज, तो उसमें हर्षद मेहता भी, केतन पारिक भी, वो भी गुजराती था, हर्षद मेहता भी गुजराती था, तो वो सब लोग उसको धंधा बोलते हैं। हम धंधा कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं कि स्टेट बैंक के पास में 15 दिन का मार्जिन है, मान लीजिए ये किसी बैंक के पास 15 दिन का मार्जिन है। उन दिनों में हाथ से लेजर लिखे जाते थे, हाथ से एंट्री होती थी, वैसे कंप्यूटराइज नहीं होता था, रियल टाइम आपको दिखता भी नहीं था डिपॉजिट। कई बार आप डिपॉजिट करा के आते थे, आज से 15-20 साल पहले, 30 साल पहले अगर आप डिपॉजिट करा के आते थे तो आपकी पासबुक में जब वो एंट्री करता तब एक तरह से आपकी पासबुक में दर्ज हुआ, तब आपके खाते में आया एक तरह से। बाकी उसके लेजर में भी वो जब एंट्री करेगा, आपने पैसा जमा कराया और उसने एक रसीद आपको पकड़ा दी कि हाँ मैंने एक्सेप्ट कर लिया आपका, बस वो रसीद लिए आप घूमते रहो। लेकिन जब तक उसके वहां रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हो जाता पैसा, तब तक आपके खाते में गया नहीं। तो ये भी एक लंबा मार्जिन होता था। और बैंक का एक बैंक से दूसरे ट्रांसफर, या रिजर्व बैंक को ट्रांसफर, या इसको शो करना, और विजिलेंस, और ये सब चीजें बहुत अच्छी थी नहीं। तो इस लूप होल्स का वो जो फायदा उठाते थे, उसी को फिर स्कैम का नाम दिया। वो तो वो दलाल जो करके पत्रकार थी, वो पीछे पड़ी तो उसने वो निकाल के लाई, अदरवाइज तो वो स्कैम माना ही नहीं जाता। वो बोलते ये तो धंधा है,
बैंक वाले के पास 15 दिन के लिए पैसा पड़ा हुआ था, करोड़ों रुपया, उसने मुझे दिया, मैंने उसको यूज किया, शेयर मार्केट में लगा के उससे प्रॉफिट कमा के उसको भी दिया, मैंने भी रखा और वापस पैसा जमा करा दिया। तो ये तो जनता का पैसा, आप जनता के पैसे से 15 दिन कैसे खेल सकते हो, है ना। आपके यहाँ मान लीजिए कोई उधार रख के गया 15 दिन के लिए, आप उससे जुआ खेल के आ गए और आपने पैसा बना लिया और उसका पैसा वहां रख दिया, लेकिन अगर आप हार जाते तो फिर वो इतना सारा करोड़ों अरबों रुपया आप लाके कहां से देते। तो यही तो स्कैम है, क्योंकि वही तो रिस्क है। तो वही चीज जो है वो गुजराती कर लेता है। गुजराती इसलिए कर लेता है कि ये धंधा है, वहां पैसा पड़ा हुआ था, हमने उसको ऑफर किया, उसने। दूसरा आदमी जो होता है ना, पंजाबी होता है या दिल्ली साइड का या अपने इधर का, ऐसा कैसे होता है, मतलब ये जनता का पैसा तुम ऐसा कर कैसे सकते हो। इसलिए सारी क्रांतियां बंगाल में और बिहार में और यूपी में और इधर मिलेगी आपको, और पंजाब में मिलेगी। पूरे स्वतंत्रता संघर्ष में सारे लोग यहां से मिलेंगे। गुजरात में से कोई स्वतंत्रता संघर्ष का वल्लभ भाई पटेल और ये जो लोग हैं, या तो इनकी फैमिली से कोई बाहर गया है, दुनिया भर में देख के आए। आप जितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी देखो, सब ब्रिटेन होके आए थे। अधिकांश अंबेडकर अमेरिका गए थे। इन लोगों ने दुनिया को देखा था। जब तक आपका फॉरेन एक्सपोजर नहीं होता, तब तक आपको पता ही नहीं चलता है कि क्या क्या फ्रीडम है और इस फ्रीडम की लिमिट क्या है, कि आप कहां तक फ्री रह सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं। इसलिए ग्रेटा थनबर्ग करती है या वो जो करती हैं, तो उनको पता है कि हमारे यहाँ पे हम इतना कर सकते हैं, तो इंडिया में क्यों नहीं कर सकते। तो वो फिर जब इंडिया वाले उनकी कॉपी करते हैं कि हाँ हम इतना कर सकते हैं। अब टूल किट भी वहां सामान्य बात है। टूल किट भी जैसे हम गायत्री शक्तिपीठ से यहां से लेकर के वहां तक रैली करेंगे, आप सब सुबह 6 बजे आ जाएंगे, तो हम 6 बजे ये कार्यक्रम करेंगे, उसके बाद ये यज्ञ शुरू हो जाएगा, फिर शाम को ये करेंगे। एक तरह का वो प्रोग्राम चार्ट है, टेम्पलेट है। तो जब आपको विरोध करना है और विरोध के लिए समर्थन जुटाना है, तो समर्थन जुटाने के लिए वो एक प्रोग्राम पर है और वो कैंपेन है और वो ऑर्गेनाइज तरीके से है। अब आप बोल रहे हैं कि वो साजिश है, लेकिन वो तो खुद रिवील कर रही है, आपने थोड़ी खोज के निकाला। वो तो उसने खुद ने रिवील किया और कहा कि ये जो मैं कर रही हूं ये सबको पहुंचाओ। अब वो तो उसमें नाम निकल आया, तो लोगों ने वो लड़कियों ने खुद ने ऑब्जेक्शन लिया कि ये क्या है झंझट है, इसमें तो हम डिस्प्ले हो रहा है, इंडिया में ये सब चलेगा नहीं, इसको इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसलिए आप देखोगे कि ट्रंप के चुनाव में कंपनियां भी खुल करके आती है, लोग भी आते हैं। तो वो बहुत कॉमन है, चुनाव में चंदा देना पार्टियों का। दूसरी यूएस कल्चर है। तो हमारे यहाँ अडानी अंबानी ने चंदा दिया, तो उसके बाद गवर्नमेंट जो है अडानी अंबानी के लिए काम करेगी। ये यूएस कल्चर है। यूएस में ऐसा ही होता है, पहले से घोषणा होती है, आपको डिस्प्ले करने होते हैं अपने पीछे नाम। आप जहां लेक्चर दे रहे होते हैं, जहां भाषण दे रहे होते हैं, जहां डिबेट हो रही, प्रेसिडेंशियल डिबेट हो रही है, उसमें पीछे आपको कंपनियों के एडवर्टीजमेंट लगाने पड़ते हैं कि आपके स्पॉन्सर्स कौन कौन है, आपको प्रेसिडेंट के लिए खड़ा कौन कर रहा है, ये कंपनियां कर रही हैं। जैसे मुंबई इंडियन ने खरीदा, तो वो मुंबई इंडियन के लिए खेलेगा। कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए अगर खरीदा गया कोई आदमी, तो वो उसके लिए खेलेगा, दूसरे के लिए क्यों खेलेगा। बात समझ में आई ना। तो ये यूएस कल्चर, यूएस में से होता है और ये एक्सेप्टेंस है उसका, 100% एक्सेप्टेंस है, उसको बुरा माना ही नहीं जाता। डेमोक्रेट भी यही करते हैं, रिपब्लिकन्स भी यही करते हैं। और गुजरात का जो है, गुजरात का जो आदमी है, वहां का जो बनिया है, वहां का जो बिजनेसमैन है, वो उसको धंधा बोलता है, पूरी दुनिया में जाता है वो। बल्कि जब उनको ये बहुत बुरा लगता है कि मैं नर्सिंग होम नहीं खोल सकता, उसके लिए मुझे एमडी होना पड़ेगा या एमएस होना पड़ेगा, तो उसको लगता है रेस्ट्रिक्टेड जॉब है, उससे वो चिढ़ता है गुजराती। मतलब इसमें क्वालिफिकेशन की जरूरत है। मेरा 10वीं पास जो बच्चा है वो नर्सिंग होम नहीं खोल पा रहा है, उसे गुजराती बहुत चिढ़ता है। ये जो रेस्ट्रिक्टेड जॉब है उसकी लाल भी टपकती है। अब ऐसे में मान लीजिए कोई एमडी करके एमएस करके अगर आईएएस बन जाए ना, तो वो उसको बिल्कुल बोलता है इसको धंधा नहीं आता, इसको धंधा नहीं आता ये आदमी धंधा नहीं कर सकता। धंधा मतलब अरे तुम नोट छाप सकते हो भाई, तुमने एमडी किया है, अब तुम आईएएस बन रहे हो, अरे नर्सिंग होम चलाओ, अच्छा सा रोकड़ा आएगा, माल आएगा करोड़ों में, खोखा पेटी, ये ऐसी ये लैंग्वेज होती है, धंधा, खोखा पेटी, रोकड़ा, ये तो ये वही के प्रोडक्ट हैं ये दोनों, जो हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हैं। इसलिए ये और ये उस कल्चर के हैं और उनके वहां बिल्कुल भी बुरा नहीं है। वहां कोई एथिकल अनएथिकल टाइप या उनको शंका से देखना, बल्कि अगर वहां ऐसे कहीं चौराहे पे या दुकान पे या कहीं पे रेस्टोरेंट में बैठ के अगर ये बात हो ना इस टाइप से कि ऐसे छापते हैं, ऐसे नोट छपते हैं,
और ऐसे नोट फिर मल्टीप्लाई होता है, ऐसे फिर करोड़पति बन जाता है, तो उसको बहुत ध्यान से सुना जाता है, उसको अप्रिशिएट किया जाता है, उसकी इज्जत होती है। अब क्या हुआ कि ये चीज जब आप पंजाबियों पे लागू करते हो तो उनको लगता है चला हम तुम कहोगे वो हम बोएंगे, मतलब वो पंजाबी आदमी ऐसा कभी ना करे, उसको सबसे बेकार लगता है, वो सोचता अब वो तो हम बिल्कुल ना बोएं, ये तुम कहो साले, क्योंकि वो पंजाबी आदमी तो ठोकते अलग तरह से चलता है। और उसको ये सबसे बुरा लगता है कि हम फॉलो कर रहे हैं किसी को या किसी का ऑर्डर सुन रहे हैं, तो सबसे बुरी बात यहां लगी। तो इसलिए आप देखोगे सीधी टक्कर गुजराती और पंजाबी की हो रही है। एक तरफ उसमें एक्सेप्टेंस है, उसमें ना स्वाभिमान जैसा कोई भाव नहीं होता, गुजराती में स्वाभिमान जैसी कोई चीज नहीं होती, धंधा, पैसा, प्रॉफिट वो आना चाहिए कैसे भी करके। इसलिए पीएसयूज की बात आती है, इसके आती है, उनको लगता काम नहीं कर रहे हैं, लोग निकम्मे हो गए हैं, या फलाना है, या आउटपुट नहीं आ रहा है, या प्रॉफिट नहीं आ रहा है, या मशीनरी पुरानी हो गई है, या इसमें बहुत पैसा लगाना पड़ेगा। इसलिए अपने यहाँ पे भी कोई बाइक होती है या स्कूटी होती है और उसमें अगर मान लीजिए 25,000 तक का खर्च आ रहा है, 20,000 तक का, तो आदमी बोलता है इसको बेचो 10,000 में, 5,000 में, और नई जो 60-70,000 80,000 में आती है उसको लेकर, मतलब उसको ठीक करवाने के बजाय वो बेचना पसंद करता है। तो इसलिए पीएसयू उसको बेचने के लिए ये मानसिकता एकदम तैयार रहती है। तो मैं इकोनॉमी शुरू कर रहा हूं, और इकोनॉमी का बेस जो है मैं हमारी राजनीति से बता रहा हूं कि वहां वो बुरा नहीं है। इसलिए आप उनको ये बताओगे कि ये बहुत बुरा है तो उनको उसको एक्सेप्ट करने में बहुत समय लगेगा अभी, क्योंकि उनके कल्चर में ही नहीं है वो। उनके कल्चर में है प्रॉफिट। वो किसी मंदिर पे भी आएंगे तो मंदिर को भी प्रॉफिट पे लाना चाहेंगे। वो किसी संस्था में भी आएंगे तो अभी मुझे मिले थे गुजराती, तो वो यही बता रहे थे कि मैं कल बताया था मैंने शायद कि वो अगर रिक्शा टैक्सी मिल रही है 2,000 रुपए की और साथ में तांगा मिल रहा है 200 रुपए का या 20 रुपए का, तो मैं उसमें चलना पसंद करूंगा और बाकी का पैसा मैं दान देना पसंद करूंगा। उनके पिताजी ने 4 गायत्री मंदिर बनवाए, 2 गुजरात में बनवाए, 2 अमेरिका में बनवाए, केवल इसी प्रकार से दान दे के। बहुत पैसे वाले हैं, दुनिया भर में 40-50 होटल हैं उनके। तो ऐसे ऐसे लोग हैं। तो ये मानसिकता माल तो कमाती है, बनाती है, लेकिन वो जो वेलफेयरिस्टिक अप्रोच है गवर्नमेंट की, और जो कॉन्स्टिट्यूशन के डीपीएसपी की भावना है, नीति निर्देशक तत्वों में जो बताया गया था कि संपत्ति का संकेंद्रण नहीं होने देंगे, दरअसल उनका ये है, कॉन्स्टिट्यूशन का भाव ये है कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ जो है, वेल्थ अगर किसी एक आदमी के हाथ में जाएगी तो फिर ये जो है पॉलिटिक्स जो है वो ड्रैकोनियन होते हुए देर नहीं लगती। तब उसको हम लोग प्लूटोक्रेसी कह सकते हैं, क्रोनी कैपिटलिज्म कह सकते हैं। तो वो क्रोनी कैपिटलिस्ट के हाथ जब चली जाएगी तो फिर बाद में वो राजनीति को प्रभावित करने लगती है, और राजनीति उनके हिसाब से चलने लगती है, और उन्हीं को तो उसमें भी वो बोलते हैं, तो उसमें बुरा क्या है, ये धंधे का पार्ट है। जैसे मोदी जी बोल रहे थे कि भाई आप इतनी नफरत क्यों करते हो, पैसे वाले भी तो इसी देश के हैं, और वो अगर नहीं होंगे और ज्यादा उनके पास रिसोर्सेज नहीं आएंगे, उनके पास ज्यादा पैसा नहीं आएगा, तो फिर वो गरीबों का कल्याण कैसे करेंगे, आपको एम्प्लॉयमेंट भी कैसे देंगे, यानी आपको रोजगार भी कैसे मिलेगा, और आप तक डिवोल्यूशन होगा भी कैसे। तो ये होगा तभी जब उसके पास ज्यादा होगा। यही ट्रिकल डाउन थ्योरी है कि उस पैसे वाले के पास जब बहुत ज्यादा पैसा हो जाएगा तो थोड़ा बहुत आपको मिलेगा, और उससे आपका भी कल्याण हो जाएगा, गरीब का भी। ये थ्योरी है। जबकि यहाँ की थ्योरी है कि नहीं, इगलिटेरियन सोसाइटी बनानी है और हमको इक्विटेबल वो करना है, तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा, वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा, और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, समान वितरण करना पड़ेगा सोसाइटी में। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा बनाया गया, और कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो थे वो इस भावना पे काम कर रहे थे। और स्वतंत्रता संघर्ष का जो आधार था, और स्वतंत्रता संघर्ष में जो लोग लगे हुए थे, वो लोग भी इसी विचारधारा के थे। खुद भगत सिंह इसी विचारधारा के थे, सुभाष चंद्र बोस इसी विचारधारा के थे, यहाँ तक कि सरदार वल्लभ भाई पटेल भी, और नेहरू भी, और गांधी भी, ये सभी लोग लगभग इसी विचारधारा के थे। और गांधी अगर सर्वोदय की तरफ जाते हैं और ट्रस्टीशिप थ्योरी की तरफ जाते हैं, तो वो भी गुजराती होने का कारण है उनका, क्योंकि वो भी गुजरात में थे, इसलिए उनमें थोड़ा बहुत एक्सेप्टेंस है अमीरों के प्रति। वो गांधी भी तो गुजराती थे ना, तो उनके अंदर वो एक्सेप्टेंस दिखेगा। तो गुजराती आदमी में ये आपको कभी भी बुरा नहीं लगेगा। अगर आप कहोगे कि मैं वहां पहुंच गया था, वो अवसर को भुनाने को बहुत अच्छा मानते हैं, जबकि हमारे यहाँ उसको हम करप्शन भी मानते हैं, और उसको अवसरवादी भी बोल देते हैं कि अपॉर्चुनिस्ट। वहां अपॉर्चुनिस्ट अगर आप हो
और अवसरवादी हो, मौका परस्त हो, इसका मतलब आप परफेक्ट हो। क्या मौके को भांप लेते हो, मौके को छोड़ते नहीं हो और उस मौके को गुना करके बहुत आगे पहुंच जाते हो। मतलब इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? आपसे शानदार आदमी और कौन हो सकता है? मतलब आप में सारे स्किल्स हैं आगे बढ़ने के, और ये अच्छा माना जाता है, उसका एप्रिसिएशन है। तो अब आपको अंतर समझ में आ गया होगा कि जो प्रॉब्लम है वो कहाँ है। इसलिए वो गिल्टी टाइप दिखाई नहीं पड़ता चेहरे पे, कहीं कुछ ऐसा लगता ही नहीं कि मतलब वो कुछ गलत कर, इसलिए वो उतने ही कॉन्फिडेंट होते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वो सब सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए जैसे कोई आदमी के घर में मांसाहार होता है, उसके दादाजी भी मांसाहार करते हैं, पिताजी भी करते हैं, वो खुद भी करते हैं, अंकल भी करते हैं, ससुर भी करते हैं, पत्नी भी करती है, सब करते। तो अब ऐसे में कहीं मांसाहार के खिलाफ कुछ हो रहा होता है तो उसको लगता है किसके बारे में बोल रहे हैं, मतलब मांसाहारी, मतलब क्या उसमें क्या हो गया, ठीक है। तो उसको कभी लगता ही नहीं कि ये वो शिकार ही नहीं कर पाता, क्योंकि वो उसके आसपास के लोग तो सब करते हैं और वो सब उसको मानते भी हैं और उसको अचीवमेंट ही मानते हैं और वो उसके लिए ऑब्वियस है। तो बाहर जो है वो कोई कुछ कर रहे हैं तो उनको लगता है ये कोई दूसरे लोग हैं, ये अदर्स हैं, ये बाहर वाले हैं, ये नहीं करते हैं, मतलब ये नहीं करते हैं, ऐसा हो जाता है। तो ऐसे में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो फिर उनको लगता अच्छा, मतलब अडानी अंबानी को देना, मतलब ये अच्छी बात नहीं, अच्छा मतलब आप लोग अच्छा नहीं मानते इसको, अच्छा आपके यहाँ नहीं होता होगा, मतलब वो इतना, मतलब अब उनको लगता है। अब क्या है कि गुजरात कभी भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में कभी नहीं रहा। आपने देखा होगा नॉर्थ इंडिया के ही प्राइम मिनिस्टर बनते थे और ये अब पहली बार वो गुजरात का कल्चर लेके आए, कंपनी कल्चर लेके आए, कॉर्पोरेट कल्चर लेके आए और यूएस बनाना चाहते हैं सीधा, और उसी स्टाइल से वो जीतना चाहते हैं। और वो तो इलेक्टोरल बॉन्ड वाले जो कहानी है वो लगभग यही कहानी है कि उसमें वो यूएस पैटर्न नहीं है, हिडन है। हमारे यहाँ उसको आरटीआई से बाहर कर दिया, वहां वो डिस्प्ले करके रखते हैं पीछे कि मैकडोनाल्ड हमको सपोर्ट कर रहा है, सीधा सीधा रहता है, केरन वाला कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो ट्रंप अपने सपोर्टर्स को डिस्प्ले करके रखते थे, जो बाइडेन अपना डिस्प्ले करके रखते हैं। तो दोस्तों कंपनियों में भी फाइट होती है, कंपनी भी जो है अपने हिसाब से चूज कर लेती है। तो भारत की राजनीति में एक नया परिवर्तन आप लोग देखेंगे, लेकिन समाज अभी उसमें उस हद तक बदलने को तैयार नहीं है। युवा पीढ़ी अभी समझ जाएगी। देखिए हम में से भी 3 तरह की पीढ़ी आप लोग देख रहे होंगे। मैं सामान्य दृष्टिकोण से यदि देखने की बात करूं तो जैसे मेरे पिताजी हैं और वो जिस एज के हैं वो ज्यादा लोगों से मिलना चाहते हैं और ज्यादा बात करना चाहते हैं, ज्यादा लोगों से मिलेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करना चाहते हैं। उस जमाने के सभी लोग, आपके दादाजी की उम्र के जितने भी लोग हैं वो बड़े सामाजिक टाइप के होते हैं, सोशल बहुत ज्यादा होते हैं और उनका इच्छा होती है कि, इसलिए वो शहरों में टिकते नहीं कई बार, क्योंकि आपके जो मकान होते हैं बड़े आइसोलेटेड हो जाते हैं और पड़ोसी से भी बात उतनी नहीं हो पाती। इसलिए वो गाँव में रहना या छोटे कस्बों में रहना पसंद करते हैं, जहाँ वो चौराहे पे चले जाएं या सब लोगों के साथ किसी रेस्टोरेंट में या कहीं बैठ करके अखबार पढ़ें, फिर उस पर चर्चा करें। इस मानसिकता के होते हैं और उनको बहुत अच्छा लगता है। तो आप उनमें बीमारियां भी कम देखोगे, उनको ज्यादा एज में बीमारियां लगी है ना। और एक आपके पिताजी की उम्र के लोग होंगे जिन्होंने कंपटीशन, दरअसल दादाजी की उम्र के लोगों के साथ में कंपटीशन नहीं था, यानी जो नौकरी मिल गई, नौकरियां बहुत आसानी से मिल रही थी, जॉब आसानी से कर पा रहे थे, बिजनेस ठीक ठीक चल रहे थे। और सबसे बड़ी चीज ये थी कि मार्केट में खरीदने के लिए मटेरियल नहीं था, भौतिकता को आकर भौतिकतावादी समाज नहीं था और इतना बड़ा बाजार नहीं था। तो जो पैसा कमाया जाता था, जो भी अर्न होता था, उससे उनका काम चल जाता था, तो सेटिस्फेक्शन था और कंपटीशन नहीं था। उसके बाद की जो एज है वो थोड़ी सी 50-50 वाली, उसमें 50% कंपटीशन है, कहीं नहीं है, थोड़ा बहुत जॉब अपॉर्चुनिटी है, थोड़ा सा स्ट्रगल है। तो करियर पे ध्यान देना है, पढ़ाई पे ध्यान देना है, तो बातचीत करते रहेंगे या सामाजिक हो जाएंगे तो वो नहीं कर पाएंगे। तो वो थोड़ा थोड़ा सोसाइटी को भी लेके चलने वाले थे। और थोड़ा मेरी एज के जो लोग हैं, जो मैं अभी 47 रन कर रहा हूं, तो मेरी एज के जो लोग हैं वो दोनों तरफ करते थे, थोड़ा कंपटीशन पे भी ध्यान देते थे, पढ़ाई पे भी देते थे, थोड़े सोसाइटी पे भी देते थे, थोड़ी सोशल सर्विस पे भी देते थे। इस टाइप से वो बीच का एक उन्होंने बैलेंस किया हुआ था अपनी लाइफ को। लेकिन अब जो नई पीढ़ी आई ना, उसके सामने एक देखा जाए तो कंपटीशन ही कंपटीशन। तो आपको बहुत कम बच्चे जो है वो सोसाइटी में मिक्स होते हुए दिखेंगे, या घर वाले भी मना करते नहीं तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, ये हम लोग कर लेंगे। तो सोसाइटी में उतना नहीं जाते, उतने ज्यादा
वो नहीं होते। तो अब उनके अंदर ये वाली जो नई जनरेशन है उसमें ये भावना, जो स्टाइल है इलेक्ट्रोल बॉन्ड वाला जो मैं बता रहा हूँ, या ट्रंप का जो कैंपेन बता रहा हूँ, या जो गुजराती वाली मानसिकता अब आसानी से घर कर सकती है। तो ये वो ट्रांजिशन समय है जिसमें यूथ जो है वो मोदी और अमित शाह की जो स्टाइल है और जो प्रॉफिट और लॉस वाली जो थ्योरी है वो, क्योंकि गुजरात जो है, जो आज इंडिया बनने जा रहा है, गुजरात आज से 100 साल पहले भी था, क्योंकि गुजरात शुरू से डेवलप रहा है और व्यापारी स्टेट रहा है। तो इसलिए वहां के लोगों की मानसिकता 150-200। गांधी कब गए थे बताओ? गांधी जो है 1893 में कहां गए थे? साउथ अफ्रीका। उससे पहले इंग्लैंड पढ़ के आ गए थे। इनके अधिकांश लोग ये अफ्रीका के रास्ते गए हैं, ये सारे गुजराती। सबसे पहले इनको अंग्रेज गुलाम बना करके, और जो लोग केरला के थे और तमिल थे उनसे तो लेबर वाला काम कराया गया और इन लोगों से व्यापार वाला काम कराया गया। गुजराती व्यापारी थे। तो आपने जहांगीर के टाइम वाला देखा होगा कि व्यापार करते हैं। एक भारत एक खोज में देखा था कि नहीं आपने? भारत एक खोज में जहांगीर के समय का आप देखोगे, शायद क्या एपिसोड का नाम है, देख लीजिएगा। तो सुनहरी हिंद करके एक एपिसोड है भारत एक खोज का, उसको देखिएगा, सुनहरी हिंद। तो उसमें सूरत के जो व्यापारी हैं वो सब के सब दुनिया भर में व्यापार करते हैं, उनके जहाज जाते हैं। और वास्को डी गामा भी वहीं आया था, और उधर केरला में, और आपका यही वाला जो बेल्ट है पूरा गुजरात वाला, तो उसी को सारी जो कंपनियां हैं, चाहे पोर्तुगीज हों, चाहे ब्रिटिश हों, फ्रेंच हों, ये सब लोग गुजरात आते थे और वहां अपनी कोठियां बनाते थे, वहां से व्यापार करते थे। तो गुजरात जो है 300-400 सालों से दुनिया से संपर्क में है ना, बल्कि 500 सालों से। और उसके बाद दुनिया में जब जाना हुआ अलग अलग जगहों पर, तो ये लोग बहुत जल्दी पहुंचे और बहुत पहले पहुंचे। और वहीं से फिर अमेरिका की जो ईस्टर्न कॉलोनीज जो बात करते हैं हम लोग, 13 कॉलोनीज वाली, वो कॉलोनीज जो है वो सबसे पहले इनको उठा करके ले गई अफ्रीका से कि चलो हमारे साथ उधर। तो यूएस में और कनाडा में और उधर इनकी प्रेजेंस जो है बहुत पहले से है, इसलिए गुजराती पूरी दुनिया में, और इन्होंने उस कल्चर को वहां से एडॉप्ट किया। और व्यापारियों के और ब्रिटिशर्स के संपर्क में, यूरोपियंस के संपर्क में रहने के कारण इनके अंदर पूंजीवाद जो है, कैपिटलिज्म, वो बहुत पहले से कूट कूट के भरा हुआ है। और वहां पर इन सब चीजों को बुरा माना ही नहीं जाता, बल्कि कार्ल मार्क्स जो है वहां पर विलेन की तरह आए थे। जब वो सोशलिज्म लेके आए कार्ल मार्क्स, तो वो एक तरह से उस सोसाइटी के लिए विलेन थे। अगर आप बराबरी की बात करते हो, उनका है कि जो धंधा करेगा, जो प्रॉफिट कमाएगा, वो अच्छे से जिएगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो फिट होगा वो सर्वाइव करेगा, उसमें क्या है। जबकि इगैलिटेरियन सोसाइटी और जो हमारा जो वेलफेयरिस्टिक स्टेट वाला जो कंसेप्ट है, उसमें दूसरी तरीके से सोचा जाता है। उसमें सोचा जाता है कि नहीं, आप टैक्स देंगे और उससे फिर गरीबों का कल्याण होगा, है ना। तो जो कम्युनिस्ट है, और उनका ये रहता है कि आप अमीर तब तक हैं जब तक गरीब ने ठान रखा है। जिस दिन गरीब ने आपको लूटना और मारना, पीटना और गोली मारना शुरू कर दिया, तो आप गरीब हो जाएंगे। ठीक है ना। अभी आप डीबी मॉल के सामने से गुजरेंगे ना, तो मैं कई बार बोलता हूं कि वो रात को कांच का रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसका कांच कोई तोड़ता नहीं, क्योंकि भुखमरी और गरीबी उतनी नहीं है। नहीं तो रात को लूट जाएगा किसी दिन, भुखमरी बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो आप यदि उस इक्विलिब्रियम को तोड़ देंगे तो वो गेम खत्म उसका। फिर तो पूंजीवाद भी तब तक सुरक्षित रह सकता है जब तक कि समाज को एक मिनिमम रिक्वायरमेंट आप उसकी पूरी करते रहो। वो अगर भूखे पेट सोएगा तो फिर भूखा क्या ना करता, वो तो कुछ भी करेगा, वो किसी भी हद तक जाएगा। तो नक्सलिज्म उसी का एग्जाम्पल है। तो फिर आप कहेंगे तो धमकी हुई, हम पुलिस को लगा देंगे। अरे पुलिस का सरनेम तो आपसे मिलता ही नहीं, पुलिस का सरनेम तो भूखे नंगों से मिलता है। आर्मी में जो लोग काम करते हैं उसके सरनेम तो उनसे मिलते हैं। आ रहा ना समझ में। वो तो किसी दिन वो भी बगावत करते हैं, वो तो उन्हीं के साथ हुआ। 1857 में क्या हुआ था? 1857 में यही तो हुआ था कि अंग्रेज पूरा डिपेंड किस पुलिस पे कर रहे थे। बाद में अंग्रेजों को अपने जवानों की संख्या, 1858 का अधिनियम आप पढ़ते हैं कि 1858 के अधिनियम के क्या प्रभाव हुए और 1857 के युद्ध के परिणाम के क्या प्रभाव हुए, तो उसमें आप पढ़ते हैं कि नहीं कि अंग्रेज फौजियों की संख्या बढ़ाई गई, अंग्रेज सिपाहियों की संख्या बढ़ाई गई। तो फिर आपके जो बच्चे बहुत सेफ जॉब में लगे हुए हैं, उनको आपको फिर सेना में लेके आना पड़ेगा। पूंजीपति लोगों को उनको मरने के लिए बॉर्डर पे भेजना पड़ेगा। तो आप किसानों के आंदोलन को समझ रहे हैं ना, जय जवान जय किसान। और वो बोलते हैं कि हम यहाँ पर स्ट्रगल कर रहे हैं और वो हमारे जो बच्चे हैं वो फौज में है, वो वहां स्ट्रगल कर रहे हैं। जो डिसीजन ले रहे हैं
प्राइवेट लोगों को बेचने का, उनके बच्चे कहाँ हैं बताओ? तो बगावत तो हमारे हाथ में है। तो आप जिस डिसीजन मेकिंग आप कहोगे कि नहीं हम पैरामिलिट्री लगा देंगे और हम वो मिलिट्री इधर से बुला करके यहाँ लगा देंगे, तो हमारे ऊपर गोली मारेगा कि उधर तानेगा? तुम्हारे उधर तानेगा। तो पूंजीवाद का एक लिमिटेशन। तो दरअसल ये जो डाइवर्सिटी है, तो इकोनॉमी को समझने की कोशिश कीजिए। हम लोग इस ट्रांजिशन फेज में हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप यहां से इस ड्रामा को समझें। ये ड्रामा इसलिए बोल रहा हूं कि असल में जो है भारत माता और जो कंसेप्ट है धार्मिक वाले और सारे, वो इसी से जनता से ही चलते हैं। और जनता ही है, लोग ही हैं। अगर लोग ही अगर भारत माता नहीं है, लोग ही यदि इंडिया नहीं है, वही अगर अपने आप को वो नहीं मानने को तैयार हैं, तो एक हद तक ही वो मानेंगे। तो उसमें राष्ट्रवाद का कंसेप्ट भी लोगों को बाईपास करके और उनको अलग करके आप राष्ट्रवाद नहीं बना सकते, नेशनलिज्म नहीं आ सकता। उस नेशनलिज्म में उनको शामिल करना पड़ेगा। और प्रॉब्लम मैंने बता दी कि वो गलत नहीं है। क्यों नहीं है? जिनने डिसीजन लिया वो गलत इसलिए नहीं, क्योंकि उनके कल्चर में ही है, उसको गलत नहीं माना जाता। वो एक सामान्य घटना। और फिर आरएसएस जो एक मदर उसकी ऑर्गेनाइजेशन है, वो उसको गलत नहीं मानती। आरएसएस की विचारधारा ये है कि आत्मनिर्भर बने, सभी लोग अपना अपना काम करें, कोई किसी को क्यों दे, कोई किसी की मदद क्यों करे। अगर इस सिद्धांत के हम होते, आरएसएस की कट्टर सिद्धांत के, और नरेंद्र मोदी के फॉलोअर होते, तो हम ये फ्री क्लास नहीं चला रहे होते। ये क्यों चलाते? तो फिर आप यहाँ क्यों बैठे होते? हम पेड क्लास चलाते हैं, हमने पेड पहले भी चला रहे थे, 2012 में चला रहे थे, तो 2014 में हमने शुरू की, और हम प्रॉफिट में थे, 1 करोड़ रुपए साल का कमाते थे। जैसे ही हमने ये शुरू की तो हम 25 लाख पे पहुंच गए, 1 करोड़ से 25 लाख पे पहुंच गए थे 2014 में। तो ये तो नुकसान हो गया, लेकिन इसका अपना इंपॉर्टेंस है। तो यहां जब हम आए शुरू करने, तो एक महोदय बैठे थे, बैंक से रिटायर हुए नीचे, तो वो बोले कि आप कम, अब मैंने कभी बच्चे नहीं गिने, लेकिन वो वहां बैठ करके बच्चे गिनते रहते थे, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है। और वो बैंक में नौकरी की तो बनिया ही हो गया है ना। बैंक में नौकरी करने वाला जाति से कोई भी हो, काम तो उसका बनिया वाला है, तो हिसाब किताब रखता है। तो वो उसने गिना और फिर मुझे बुला के बोला कि अगर एक एक बच्चा 500-500 रुपए दे तो कोई दिक्कत थोड़ी, दे देंगे। मैंने कहा हाँ दे तो सकते हैं। बोले कुर्सी टूटती है, पंखा चलता है, ये है वो है, बिजली जलती है, कुछ यहाँ का कुछ आपको भी दे सकते हैं हम उसमें से। मैंने फिर थोड़ा ओछा बोला, मैंने कहा ऊपर जो दान पेटी रखी हुई है उसमें जो लोग डाल के जाते हैं, तुम्हारा भाव है? वो कौन डाल के जाता है? जनता डाल दे। ये बच्चे किसके हैं? बोले जनता के। मैंने कहा पैसे कौन डालता है दान पेटी में? बोले जनता डालती। तो बात खत्म, तुम्हारा काम चल रहा है ना। तो हर जगह धंधा ही करोगे। धंधा समझ में आ गया आपको? मुझे लगता है वेलफेयरिस्टिक स्टेट भी समझ में आ गया होगा। तो वेलफेयरिस्टिक स्टेट की जो परिकल्पना है वो इसी पे पली हुई, यानी कि कुछ चीजें तो फ्री रखोगे ना। ये जो BHEL है, अगर ये BHEL शुरू में बता दिया जाता 1950 में, नेहरू का कंसेप्ट था कि हम बड़े बड़े PSUs बनाएंगे, और तो लोग अपनी जमीन, यहाँ गांव रहे होंगे, कई तरह के गांव रहे होंगे, 30-40 गांव खत्म किए होंगे, तब जाकर के BHEL का इतना लैंड जो है वो आप क्रिएट कर पाए। तो गांव के लोग छोड़ के थोड़ी जाते, सेंट्रल गवर्नमेंट को हैंड ओवर थोड़ी करते वो जमीन। ये किसी न किसी की खेती रही होगी, किसी का बाग बगीचा रहा होगा, नवाब की जमीन रही होगी, सब लोगों ने छोड़ा है ना अपना अधिकार। उन्होंने कहा ठीक है, मतलब सरकारी कुछ बन रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का बन रहा है, अच्छा बड़ी फैक्ट्री है, कई लोगों को रोजगार मिलेगा, अच्छा कई लोगों का भला होगा, रखो, चलो हम कुछ नहीं लेते हैं। तो एक तो कंट्रीब्यूशन हो गया इतने सारे लोगों का, पर्सनल उन्होंने अपना स्वार्थ छोड़ा, तब जा करके आप इतना बड़ा देखते हैं कि पूरा आधा भोपाल जो है उधर का गिरा हुआ है, और उसमें जंगल टाइप भी दिखता है, बड़े बड़े बगीचे दिखते हैं, बड़ी फैक्ट्री है, न जाने कितना क्वार्टर्स हैं, क्या क्या नहीं है। और उसमें नौकरी जो करते हैं उन सबके सरनेम आपको SC/ST में भी मिलेंगे, OBC के भी रहेंगे, जनरल के भी रहेंगे, और एक अलग टाइप की सोसाइटी जो है वो डेवलप होती है। और भोपाल की अधिकांश कॉलोनीज में जाएंगे तो वहां से रिटायर्ड लोग मिलेंगे आपको। अब मान लिया जाए ये PSU नहीं होता और प्राइवेट होता शुरू से, तो क्या ऐसा हो पाता? वो तो मैं ऐसी कई फैक्ट्रियों को जानता हूं कि किसी एक जाति के आदमी की फैक्ट्री है तो 90% कर्मचारी उसी जाति के हैं उस फैक्ट्री में, क्योंकि जो मैनेजर होता है उसी को कह दिया जाता है कि आप इनको नौकरी देंगे, बाकी दूसरे को देंगे ही नहीं।
चाहे उनका हॉस्पिटल हो, चाहे उनका स्कूल हो, चाहे उनका कोई भी यूनिट हो, हर यूनिट जो है संभालने वाला इंचार्ज उसी जाति का होता है। तो फिर रिजर्वेशन कहाँ गया? फिर तो इसीलिए प्राइवेटाइजेशन की जो अपनी समस्याएं हैं उसमें सोसाइटी में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा जॉब्स का। जॉब्स जो मिलेंगे वो किसी, आप कहोगे नहीं ये तो मतलब ऐसा नहीं हो, तो जिसमें क्वालिटी होगी उसको मिले, ऐसा नहीं है। वो उसकी जाति वाले को मिल जाएगा, पहचान वाले को मिल जाएगा, जो उसका शेयर होल्डर है या उस ग्रुप से जुड़ा हुआ है उसको मिल जाएगा, है ना, जो उसके शेयर मार्केट को सपोर्ट करता है। तो कई तरह की कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो जब आप प्राइवेटाइज करते हो किसी चीज को तो आप कहोगे नहीं उसके बाद वो प्रॉफिट में आ जाएगी। तो कई चीजें प्रॉफिट के लिए नहीं होती हैं, कई चीजें नहीं होती प्रॉफिट के लिए। जैसे मैं जो काम कर रहा हूं उसमें मैं प्रॉफिट के हिसाब से नहीं देखूंगा, क्योंकि हर चीज प्रॉफिट के हिसाब से नहीं देखी जाती। और हर आदमी यदि प्रॉफिट के हिसाब से ही देखने लग जाएगा तो इतनी सारी क्रांतियां तो होती नहीं। फिर गांधी अपनी वकालत कर रहे होते, उनके पास तो अच्छे ऑफर थे। गांधी को कभी अंग्रेजों से अलग से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जो प्रॉब्लम थी वो कलेक्टिव प्रॉब्लम थी, सामूहिक समस्या थी उनके अकेले की कोई समस्या नहीं थी। अकेले तो वो राजकोट के कलेक्टर के लड़के थे, उनको क्या प्रॉब्लम हो सकती है? उनको तो प्रिविलेज मिला हुआ था, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, नेहरू को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सबसे अमीर लोगों के बच्चे थे। विदेशों में उस समय में पढ़ के आ रहे थे, उससे अंदाजा लगा सकते हो आप लोग कि कितना पैसा था इनके पास, सोसाइटी में किस स्तर पे थे। तो ये क्रीम था इंडिया का। लेकिन वो सब छोड़ करके आया, तो वो क्या सोच करके छोड़ के आया होगा? भगत सिंह को इतना जल्दी मरने की क्या जरूरत थी? तो बाकी लोग तो मरने के लिए नहीं आए, लेकिन भगत सिंह तो मरने के लिए उतावले थे। तो ये सब करने की क्या जरूरत थी? तो क्या धंधा करने के लिए किया था? ये किसी दिन वेल्थ जो है कुछ लोगों के पास चले जाए, इस वजह से उन्होंने ये सब कुर्बानियां दी थी, इसीलिए कंट्री को फ्री करवाया था। तो उनकी तो सोच अलग है। लेकिन चलो, समय के साथ इकोनॉमी भी बदलती है, समय के साथ पॉलिसी बदलती है, पॉलिटिक्स बदलती है, समय के साथ बहुत कुछ बदलाव होते हैं और होने भी चाहिए, क्योंकि गतिशील है। और गतिशीलता जहां नहीं होती है वहां पर विकास नहीं होता, ये भी सही बात है। लेकिन जो मोटा मोटा समझ में आता है ना, साफ साफ जो स्पष्ट तौर पर, वो फिर आपको किताबों, खास करके आपका कॉन्स्टिट्यूशन से वो दूर जाता हुआ नजर आता है। क्योंकि अभी जो हम चला रहे हैं वो देश को कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चला रहे हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा हुआ है नीति निर्देशक तत्व, और वो ऐच्छिक है। उसके लिए न्यायालय में नहीं जा सकते, आप सरकार को बाध्य नहीं कर सकते, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। अच्छी बात है, एनफोर्सेबल नहीं है बाय कोर्ट, है ना, ये तो अच्छी बात है कि नहीं है, ठीक है, कर्तव्य है। लेकिन ऐसे ही नागरिकों के भी कर्तव्य है, नागरिक कर्तव्य है कि आप तिरंगे का सम्मान करेंगे। लेकिन मान लीजिए कोई तिरंगे का सम्मान नहीं खड़ा होता और राष्ट्रगान में खड़ा नहीं होता, तो उसके लिए आप किसी को जेल थोड़ी भेज सकते हैं। राष्ट्रगान के लिए अगर कोई खड़ा नहीं होता जनगण मन में, तो आप उसको जेल तो भेज नहीं सकते। ये उसका कर्तव्य है कि वो राष्ट्रगान में खड़ा हो, तिरंगे को सल्यूट करे, ये उसका कर्तव्य बनता है। तो कर्तव्य का निर्वाह यदि कोई नहीं करता, जैसे कोई अपने माता पिता को जो है वो सम्मान से नहीं रखता, तो आप उसको जेल नहीं भेजते। अभी कुछ कानून जरूर बने, लेकिन वो प्रूव नहीं कर पाएंगे कोर्ट में, फिर विटनेस नहीं आएंगे और वो सीआरपीसी के हिसाब से गिर जाएगा, केस गिर जाएगा। तो लेकिन वो कर्तव्य तो बनता है। तो जिस प्रकार से हम अपेक्षा करते हैं कि जनता अपने कर्तव्य करे, तिरंगे का सम्मान करे, राष्ट्रगान का सम्मान करे, प्रत्येक नागरिक अपने माता पिता का सम्मान करे, वैसे ही सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वो अपने कर्तव्यों का पालन करे। ठीक है कि आपको कोर्ट में नहीं ले जा सकते, आपको अधिकार है, आप कुछ भी कर सकते हो क्योंकि आप चुने हुए हो, लेकिन उसके बावजूद भी तो एक व्यक्ति कोई बड़ा हो गया और मान लीजिए माता पिता को रखता नहीं रखता, अब वो ठीक है, उसकी स्वतंत्रता है। हम लोग भी पड़ोस में मान लीजिए कोई अपने माता पिता के साथ बुरा व्यवहार करे, आप क्या कर लोगे? आपका पड़ोसी कुछ कर रहा है, आप ज्यादा से ज्यादा देख लोगे, क्रिटिसाइज कर लोगे, है, थोड़ा बहुत बोल दोगे, क्या आदमी में तमीज नहीं, अपने पिताजी से इस तरह से करते हैं, माँ को ऐसे रखते हैं। हाँ, तो आप इतना भर कर सकते हो, आलोचना भर कर सकते हो ना, उसके अलावा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन कर्तव्य क्या बनता है? तो कर्तव्यों का निर्वाह होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने कर्तव्य के रूप में रखा है
कि आपको पूंजीवादी देश बनाना है या समाजवादी देश बनाना है, ठीक है, समाजवादी संरचना जो है इस देश की रहनी चाहिए, सोशलिस्ट कंट्री रहेगा ये, तो इकोनॉमी की शुरुआत में आपको ये देखना है। क्योंकि इकोनॉमी में जब हम आंकड़ों में जाएंगे ना, तो अभी हम बहुत तरह की डेफिनेशंस या आंकड़ों की बात करेंगे, तब आपको डिजिट्स में जब जाते हैं तो डिजिट्स में संवेदना नहीं होती, डिजिट्स जो होते हैं वो बड़े निर्मम होते हैं, आंकड़े जो है उस तरह से नहीं चलते। तो अभी आपने पेंडेमिक में इसका सबसे ज्यादा जो है असर देखा होगा कि कितनी जरूरत है इन सब चीजों की, फ्री देने की कितनी जरूरत है। लोगों का रोजगार चला जाए तो क्या होता है, काम जब बंद हो जाता है, कोई फैक्ट्री से निकाल देता है तो क्या होता है, वेतन मिलना बंद हो जाता है तो क्या होता है, और मान लिया जाए चीजें महंगी हो जाएं और दुर्लभ हो जाएं और ब्लैकमेलिंग होने लग जाए या जिसको ब्लैक मार्केटिंग होने लग जाए, है ना, चीजें जब जो काले बाजार में जब बिकने लगती हैं तो कितनी महंगी हो जाती हैं। तो उसका महत्व तो आपने जान लिया अभी। तो इसलिए हर संस्था जो है वो आपने देखा हुआ, गायत्री परिवार हुआ, पंजाबियों की भी जो तमाम लंगर थे वो सब जगह चल रहे थे और सब जगह फ्री खाना दिया जा रहा था और सरकारें खाना बांट रही थी। सरकारों का ये काम कब से हो गया? सरकारों का काम कभी नहीं रहा कि वो लंगर चलवाएं, वो सरकारी लंगर हो गया था एक तरह का, है ना, भंडारा ही हो गया था ना, जिसमें कोई भी बैठ के खाना खा सकता है। दिल्ली सरकार पैकेट बांट रही थी, आपने देखा है कि कितनी तरह के कार्यक्रम चल रहे थे और ये कार्यक्रम कभी भी सरकार के एजेंडे में नहीं रहे, लेकिन आपने पेंडेमिक में देखा, आप लोग साक्षी हैं। अब उस हिसाब से तो आपका दुर्भाग्य कि आपकी जिंदगी में ऐसा समय आया, लेकिन आप एक एडमिनिस्ट्रेटर की ट्रेनिंग के हिसाब से सौभाग्यशाली हैं कि आपको इतनी जबरदस्त ट्रेनिंग मिली इस दौरान। और ये मुझे पढ़ाना नहीं पड़ रहा, आप सबने बहुत गहराई तक महसूस किया और मनन करने के लिए और चिंतन करने के लिए पर्याप्त समय था सबके पास, क्योंकि उसके सिवा कुछ कर नहीं सकते थे। तो इसलिए मनन चिंतन, थॉट प्रोसेस, आपको मैं कई बार कल बता रहा था थॉट प्रोसेसिंग का, तो थॉट प्रोसेसिंग जबरदस्ती हुआ आपका है ना। और मुझे लगता है कि बहुत अच्छी ट्रेनिंग हुई है ना। उस समय में ये भी समझ में आया होगा, कई लोगों को समझ में आया होगा कि मैं फ्री क्यों पढ़ाता हूँ, क्योंकि ये सब मोह माया है और ये सब फालतू चीजें हैं, बाकी है ना, बाकी सब वाकई में फालतू चीजें हैं। जीवन का जो असली चीज है कि इंसानियत को बचाना है और इंसान की कितनी मदद कर सकते हैं। और मैं कई बार मदद करने की जो बात करता रहता हूं तो हमारे स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि ये बात क्यों की जाती थी और क्यों इंपॉर्टेंट है। और इसलिए मैंने आपको 3-4 बड़े इश्यूज बताए थे कि जो फ्यूचर में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस वहां से निकल करके आएंगे। इकोनॉमी में भी हेल्थ, एनवायरमेंट, सबसे ज्यादा फोकस होगा हेल्थ और एनवायरमेंट पर, और दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं, क्योंकि एनवायरमेंट ठीक होगा तभी आपकी हेल्थ ठीक रहेगी। इसलिए आने वाला जो समय है, जो और आपके सिलेबस में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आएंगे वो कहां से आएंगे? हेल्थ के इश्यूज से आएंगे और पर्यावरण वाले से आएंगे। हेल्थ और पर्यावरण दोनों विषयों में 2 तरह की चीजें हैं, एक चीज है स्टैटिक और एक है डायनेमिक। तो स्टैटिक वाला पोर्शन तो आपका हार्डकोर साइंस है, थोड़ा सा एनवायरमेंट का हार्डकोर साइंस का बेस जो है इकोलॉजी में जाकर रुकता है, जिसमें तरह तरह के एनवायरमेंट के बारे में, बायोम के बारे में, है ना, इकोसिस्टम के बारे में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। और दूसरा जो सिलसिला है वो है जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज और एंडेंजर्ड स्पीशीज और इस तरह के कानून जो बनते हैं कि पर्यावरण को कैसे बचाया जाए, रामसर कन्वेंशन और जो वेटलैंड्स हैं और बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, और वो जो मैं आपको बताता रहता हूँ, ये डायनामिक वाला। और कोप जो होते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती हैं, चाहे वो बायोडाइवर्सिटी के लेवल पे हो चाहे क्लाइमेट चेंज के लेवल पे हो, ठीक है। और हॉट स्पॉट्स का कंसेप्ट है, और दुनिया भर में जो दूसरी एजेंसीज जो काम कर रही हैं एनवायरमेंट के सेक्टर में, वो सबसे ज्यादा प्रश्न आएंगे इससे। और ये दोनों ही इकोनॉमी से भी जुड़े हुए हैं, ये दोनों सेक्टर, क्योंकि इनमें इकोनॉमी भी इन्वॉल्व है, क्योंकि इकोनॉमी को भी प्रभावित करते हैं। इसलिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को देखोगे आप और वर्ल्ड बैंक के देखोगे, IMF के प्रोजेक्ट देखोगे, और या फिर UNFCCC या IPCC की बात जब हम करते हैं तो वो इकोनॉमिक्स के साथ जुड़ी हुई चीजें हैं। तभी तो हम लोग बोलते हैं कि डेवलप्ड नेशन के लिए अलग होगा और डेवलपिंग नेशन के लिए क्या है। ये इसका बेस क्या है? इकोनॉमी तो है। डेवलप्ड नेशन और डेवलपिंग नेशन किस बेस पे बोलते हैं हम लोग? इकोनॉमी के बेस पे बोलते हैं। तो दोनों के लिए अलग अलग क्राइटेरिया होगा। दोनों जो 0 कार्बन करेंगे अपने आप को, तो वो पूरा नेट 0 करने तक ले जाएंगे कि हम लोग टारगेट रख रहे हैं कि हमारे यहाँ 0 एमिशन होगा, कार्बन एमिशन बिल्कुल 0 हो जाएगा।
तो ये 2030 तक होगा, 40 तक होगा। कंट्रीज जो अपने टारगेट सेट करते हैं और बताते हैं, एनडीसीज की बात हम लोगों ने की थी, पेरिस क्लाइमेट डील हुआ, तो ये सारे क्वेश्चंस आएंगे और ये ज्यादा संख्या में आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि जोनोटिक डिजीज आ रही है, आप बायोडाइवर्सिटी में घुस रहे हो, वहां से वायरस लेके आ रहे हो और फिर वायरस आपकी इकोनॉमी को प्रभावित कर रहा है। और हेल्थ किस तरह से इकोनॉमी को प्रभावित करता है आपने देख लिया, जीडीपी इतना बुरा कभी नहीं गिरा जितना पैंडेमिक में। कारण क्या था? वायरस और हेल्थ। कोरोना क्या है? डिजीज है। और कहां से आई? एनिमल वर्ल्ड से, तो फिर बायोडाइवर्सिटी चला गया। और एनिमल वर्ल्ड में कहां से आया? आपने बेट ले लिया, लाइव मार्केट वाला बात की थी, चाहे वो कर लिया। वायरस फिर बायोलॉजी का विषय आ गया, हार्डकोर साइंस का। तो जब आप वायरस का स्ट्रक्चर देखते हो और वो देखते हो और फिर, लेकिन जब आप कम्युनिकेशन वाली डिजीज देखते हो, कॉन्टेजियस डिजीज देखते हो कि संपर्क में आने से रोग हो रहे हैं, ये हो रहा है, तो फिर आप वायरोलॉजी और एपिडेमियोलॉजी और इसमें आ जाते हो, महामारी विज्ञान में, विषाणु विज्ञान में, और इसमें आ जाते हो। और फिर आप, तो ऐसे गतिशील है, कभी इकोनॉमिक्स आपकी हेल्थ में घुस जाएगी, हार्डकोर साइंस में घुस जाएगी, फिर आपके व्यावहारिक विज्ञान में आ जाएगी, फिर आप उधर जाओगे तो उधर पर्यावरण में चला जाएगा। पर्यावरण फिर आपको एक तरह से बायोम और दुनिया भर के उन चीजों को समझा रहा है। फिर इधर आओगे तो एकदम से फिर आपको वो बात करते हुए नजर आएंगे कि नहीं, अभी तो सरकार ये सोच रही है कि हम, दिल्ली में 2 तरह की समस्याएं देखने को मिली थी, आपने देखा था। घुटन, जो सांसों की घुटन थी, वो किसकी थी? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से थी। और एक जल प्रदूषण था, यमुना का प्रदूषण बढ़ रहा है, जल स्रोत जो है वो प्रदूषित हो रहे हैं, जहरीला पानी है। तो चाहे वायु प्रदूषण हो चाहे जल प्रदूषण हो, दोनों की समस्या औद्योगिकरण से आती, फिर वो इकोनॉमी से निकल करके आती। स्टबल बर्निंग की बात कर रहे थे, जब हम पराली जलाने की बात कर रहे हैं, वो फिर खेती से आता है, फिर वो इकोनॉमी का पार्ट हो जाता है। और फिर आप भारत स्टेज वाली बात करते हो, या वाहनों की बात करते हो, या फिर और इवन फार्मूले की बात करते हो, वाहनों पे आते हो तो फिर इकोनॉमी पे आ जाता है। फिर पेट्रोलियम और इलेक्ट्रिक व्हीकल पे आते हो तो फिर इकोनॉमी पे आ जाता है। साइंस पे चला जाता है, थोड़ा सा हार्डकोर साइंस पे चला जाता है। आया समझ में? तो दरअसल ये साइंस, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, हेल्थ, ये है चक्कर पूरा का पूरा। और एडमिनिस्ट्रेशन में भी आपको इसी पे सबसे ज्यादा फोकस करना है, इसलिए सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इन सेक्टर से आएंगे। इसलिए आपको अपनी तैयारी का कम से कम 60% पार्ट इस पे गुजारना चाहिए। और करंट अफेयर्स तो है ही है, जो आप अभी इन दिनों में, हाल में, जो 1 साल में जो चीजें होंगी इस सेक्टर में, वो करंट अफेयर्स हो जाएगा। अब आप कोई पेपर उठा के देख लो और क्वेश्चंस निकाल करके देखो किस सेक्टर से कहां से मैच करता है, तो आपको लगेगा 60 से 60-70% के पेपर जो है यहीं से बना हुआ। हिस्ट्री में अब आप औरंगजेब का ये बदल दो, होशंगाबाद को नर्मदापुरम कर दो, इससे कोई जीडीपी नहीं बढ़ने वाला। प्रयागराज कर दिया, उससे इलाहाबाद की गंगा साफ हो गई क्या? नहीं, वो साइकोलॉजिकली ठीक है कि हम अंग्रेजों का नाम या मुसलमानों का नाम क्यों रखें, वो आतताई थे, वो आक्रमणकारी थे, ये एक साइकोलॉजिकली गर्व का विषय हो सकता है और होना भी चाहिए। और हम भारतीय हैं तो हमें वो होना चाहिए। तो इसको तो आप एक ही साथ बदल दो ना, एक लिस्ट बना लो कि इन सबका बदल जाता है, एक सिंगल नोटिफिकेशन हो और उसके बाद गेम खत्म। बस सब लोगों को तो अपना अपना ही तो याद रखना है, ठीक है? इलाहाबाद वाले इलाहाबाद का वो याद रखेंगे, प्रयागराज, होशंगाबाद वाले अपना कर लेंगे। एग्जाम में भी बहुत आसान हो जाएगा एमपीपीएससी वालों के लिए और यूपीएससी वालों के लिए, किस किस का हो जाएगा, 4-5 प्रश्न ही आ जाएंगे, जोड़ी बनाने का आ जाएगा, कुछ नहीं तो, कि किस किस का बदला है इस बार। ठीक है, काम खत्म। उसके बाद फिर कुछ नया टास्क हो, कुछ अच्छा काम हो, बदल डालो ना, उसमें कोई ऐसा थोड़ी है, कौन मना करेगा? मेजोरिटी की गवर्नमेंट को तो कोई मना कर ही नहीं सकता, तो उसको बदल ही लो। बिल्कुल संस्कृत में रखो, एकदम तीखा वाला, है ना, बकायदा हलंत और विसर्ग और सब लगता हो जिसमें, ठीक है? तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बदल दो, जिसको पेंट करना होगा पेंट करवा लेंगे, जिसको खर्चा करना है वो कर लेंगे, नया हो जाएगा। कागज बदल जाएंगे, कागजों में भी बदल जाएगा, सरकारी कागजों में भी आ जाएगा, वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि इससे हमारी जीडीपी या इससे रोजगार सृजित हो सकते हैं, इससे युवाओं की समस्या सॉल्व हो सकती है, या इससे बीमारी कम हो जाएगी, या इससे पर्यावरण में बहुत सुधार आएगा। इन चीजों पे नहीं हो सकता। रियल सेक्टर मैंने बता दिए आपको, जहां काम करना है,
और जहां वाकई में प्रश्न पूछने की गुंजाइश बनती है। इसलिए एक समझदार व्यक्ति यहीं से प्रश्न बनाता है। इसलिए यूपीएससी और खासकर एमपीपीएससी में मैं समझदारी का ज्यादा वो नहीं करता गारंटी तो यूपीएससी में जो क्वेश्चंस है आपको 60 से 70% क्वेश्चंस यहीं से मिलेंगे। अब मुझे लगता है आपको जीतने का रास्ता समझ में आ रहा होगा कि आप क्या पढ़ें, कितना सिलेक्टिव पढ़ें कि आप एकदम से सिलेक्ट हो जाए। तो मैंने जो अभी चर्चा की है, अगर आप उसको फोकस कर सकते हैं तो एक ही साल में सिलेक्शन हो सकता है। तो अपनी अप्रोच को भी ठीक कर सकते हैं। कई लोग क्या होता है कि हिस्ट्री में बहुत उलझे रहते हैं, मोहम्मद गोरी ये वो उसमें, और फिर बोलते हैं अच्छा ये आया था, बदमाश था ये वो, मतलब अच्छा पाकिस्तान ने इसीलिए मिसाइल का नाम गौरी रख रखा है, वो रखा है, वो वहीं तक रह जाता है फिर, या फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन के पेचीदगियों में उलझ जाता है। जबकि कॉन्स्टिट्यूशन का सीधा सीधा है कि हम सबको बराबरी पे रखना चाहते हैं, किसी को भी भूखे नहीं मरने देना चाहते हैं, हम किसी में भेदभाव नहीं चाहते हैं, महिलाओं में भी भेदभाव नहीं चाहते और बच्चों में भी नहीं चाहते, कुपोषण से जो जूझ रहे हैं लोग उनके अंदर भी नहीं चाहते। आप डायरेक्ट प्रिंसिपल्स पढ़िए ना, सारे के सारे सब कल्याणकारी है। यहाँ तक कि वो जानवरों के प्रति भी संवेदनशील है। तो आप गोहत्या को प्रतिबंध कीजिए, क्योंकि वो तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा ही हुआ है कि सरकार को चाहिए कि वो गोवध को बंद करे। गांधी जी भी चाहते थे, गांधीवादी दर्शन भी है। कॉन्स्टिट्यूशन खुद बोलता है कि पर्यावरण की रक्षा करो, और मौलिक कर्तव्य कहते हैं कि प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखें। नागरिकों से अपेक्षा की जाती है कि, तो दोनों का कर्तव्य है, गाय की हत्या को बंद करना दोनों का कर्तव्य है, नागरिकों का भी और सरकार का भी। बल्कि मैं तो चाहूंगा कि सभी की हत्या बंद की जाए, किसी भी प्रकार के जीव को न मारा जाए। ठीक है, गाय को ही क्यों, दूसरों को भी, हमारी बुआ मौसी और जो भी हैं ठीक है, वो भी तो बिल्कुल कजीन है, थोड़े से तो कुछ तो बनता है ना, कुछ रिलेशनशिप तो होंगे कि नहीं। मेमल्स है ना सबसे बड़ी बात, तो सब लोग स्तनधारी हैं और सब पैरासिटेक्टाइल्स हैं, और सब में वो जो है सिम्टम्स हैं, उनकी आंखों में एक इमोशंस हैं। आपको जो इमोशंस उधर दिखते हैं, मुझे तो बकरी में भी दिखते हैं, है ना। तो वो चिल्लाती है, अगर कोई काटता है तो मुझे तो यही लगता है कि बचाओ मुझे, अगर तुम सुन रहे हो तो चिल्लाना तो वैसे ही होता है। तो आपको अगर इतनी सारा डेटा दिखानी तो सभी कॉन्स्टिट्यूशन तो अलाउ करता है, आप सिंगल डे एक ही उससे कर सकते हैं, और जो जो करेंगे उनके लिए सजा हो, 6 महीने की, साल भर की, 5 साल की, 10 साल की, 20 साल की कठोर कारावास, ये मृत्युदंड कर दो। ठीक है, उसके साथ तुमको भी दोनों को साथ में ही दफनाएंगे। ठीक है, तो वो भी कर सकते हो, लेकिन ये मादा होना चाहिए। लेकिन आप कहोगे तो मुस्लिम्स को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन 61% हिंदू जो है इस देश के, 65% वो मांस खाते हैं, तो हिंदू भी हैं। तो बात ये नहीं है खान पान की, नहीं है बात, ये है कि आप में इच्छा शक्ति नहीं है। तो इच्छा शक्ति है तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, पर केवल खान पान से हो जाएगा तो फिर फूड क्राइसिस हो जाएगा, फिर आपको ज्यादा उत्पादन करना पड़ेगा, दूसरी हरित क्रांति, तीसरी हरित क्रांति करनी पड़ेगी, दूसरी तो हो चुकी है, तीसरी हरित क्रांति पे आना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट देना पड़ेगा फूड का, है ना, प्रोटीन का सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी उसके पहले। तो उसके पहले कम से कम 20 साल की तैयारी चाहिए। तो आपका तो वो एजेंडा ही नहीं है, आपने अभी तक एक भी योजना में, नीति आयोग में कहीं कोई कागज भी नहीं है, इसका मतलब फ्यूचर की योजना भी नहीं है, क्योंकि आप अभी आज योजना बनाओगे तो 20 साल बाद इसको इम्प्लीमेंट कर पाओगे। तो ये तो कोई योजना नहीं, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है। खैर, वो एक अलग चीज है। लेकिन ये जो मैंने आपको 2-3 विषय बताया, अब आप कहेंगे कि ये आप ये कैसे दावे के साथ कह सकते हैं कि इन्हीं में से प्रश्न आएगा। इन्हीं में से इसलिए आएगा कि यहाँ कुछ करने की जरूरत है, और यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर कुछ कर सकता है। कलेक्टर, एसपी के तौर पे जब आप रहेंगे, या आप ब्यूरोक्रेट में या ऑल इंडिया सर्विस में, एलाइड सर्विस में, कहीं पे भी जाते हैं क्लास 1 में, तो आपके पास ये पावर होता है कि आप यहाँ पे काम कर सकें, इस फील्ड में काम कर सकें, और आप डिसीजन मेकिंग करते हैं, प्लानिंग बनाते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, सरकार के लिए बनाते हैं, एनजीओज के लिए बनाते हैं, रूल्स रेगुलेशंस बनाते हैं, टर्म्स कंडीशंस तैयार करते हैं आप सबकी। तो आपके अंदर ये जो है, ये चीजें होनी चाहिए, ये चीजें आपके पास एथिक्स के तौर पे भी होनी चाहिए, और वैसे भी नॉलेज के तौर पे भी होनी चाहिए। इसलिए आपको इस सिलेबस को सबसे ज्यादा पूछा जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एक जो फ्लाईओवर है वो मान लीजिए 2 साल के बजाय 3 साल में बनता है, तो जनता उतना विरोध नहीं करती, या जनता सड़क पे नहीं आती।
और एक महिला का जो है प्रसव जो है वो हॉस्पिटल के गेट पे हो गया और वो अंदर लिया नहीं डॉक्टर ने, इतने में कलेक्टर सस्पेंड हो जाता है और जनता सारी सड़क पे आ जाती है और महिला की डेथ हो गई मान लिया जाए, बच्चा भी मर गया और माँ भी मर गई ठंड के अंदर। तो कलेक्टर भी सस्पेंड होगा, डॉक्टर भी सस्पेंड होगा और तबाही हो जाएगी और मार्केट बंद हो जाएगा और लॉ एंड ऑर्डर लाना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि हेल्थ का इशू है। आ गया समझ में? और फ्लाईओवर 2 साल के बजाय 3 साल में बनेगा, जनता के अंदर उतना गुस्सा आएगा क्या? नहीं आएगा। जबकि वहां करप्शन भी हो रहा है, यहाँ करप्शन नहीं हुआ, लेकिन यहाँ मान लीजिए करप्शन भी था, डॉक्टर ने पैसे मांगे और वो नहीं दे पाई या गरीब थी इस वजह। पर ये बड़े सेंसिटिव इशू होते हैं हेल्थ वाले। ये आपने अभी पेंडेमिक में देख ही लिया कि बहुत ज्यादा सेंसिटिव है इशू, तभी तो इतने हार्श लॉकडाउन थे, है ना। जीएसटी भी आया था, खतरनाक था, डिमोनेटाइजेशन भी बहुत खतरनाक था, लेकिन वहां पर ये इस टाइप का पैनिक नहीं फैला था। लेकिन इस लॉकडाउन ने जो हम लोगों को बहुत परेशान किया। डिमोनेटाइजेशन में भी हालात बड़े खराब थे, इकोनॉमिकली तो खराब ही थे, जीएसटी की वजह से भी खराब थे, लेकिन लॉकडाउन में जो हालात खराब हुए उसमें साइकोलॉजी भी चली गई और इसमें सबसे बड़ा इशू था। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज वो दोनों नहीं थे, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये सबसे बड़ा चैलेंज था। आया समझ में? तो इसलिए भविष्य में आप देखोगे कि ये चीजें बंद हो जाएंगी नहीं, अब बहुत ज्यादा तीव्रता से आएंगी, ज्यादा आएंगी। आपने अभी कई सारे सार्स, मर्स, इबोला, अभी आपने कितने सारे सुन लिए थे, जीका और ये, है ना। हर वायरस का अपना एक लिमिटेशन होता है, उसका एक टाइम पीरियड होता है, रेप्लिकेशन का भी होता है, बार बार रेप्लिकेट होता है, डीएनए आरएनए कमजोर होते हैं और रेप्लिकेशन के बाद उसकी रिजुविनेशन पावर भी कम होती जाती है। तो डेफिनेटली ये वायरस भी मंद हो जाएगा, स्लो होगा और अपना वो नेचर खो देगा। इसलिए आप दूसरे रीजनल स्ट्रेन देखते हैं, दुनिया भर में रीजनल स्ट्रेन आ रहे हैं, क्योंकि वो अपने आप को मॉडिफाई कर रहे हैं। वो वायरुलेंट अपनी जो कैपेसिटी है उसको बना के रखना चाहता है। तो ये करोड़ों सालों की लड़ाई है वायरस की और ह्यूमन बीइंग के बीच की, लाखों साल की लड़ाई, करोड़ों तो नहीं कहेंगे, लाखों साल की लड़ाई है। वायरस हमसे करोड़ों साल पहले आए थे, हम लोग बहुत बाद में आए, और जब हम आए तो हमारी बॉडी उनको प्रतिकार करती है, वो भी लड़ते हैं, वो अंदर रहना चाहते हैं, हमको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, हमारी बॉडी एंटीबॉडी बना करके उसको भगाना चाहती है। दोनों की लड़ाई में ये सब जेनेटिक लड़ाई है, सूक्ष्म लड़ाइयां हैं, जीन्स के लेवल के ऊपर लड़ाई है और डीएनए की लड़ाई है, आरएनए की लड़ाई है, क्योंकि जो प्रोटीन है वो एंटीबॉडी है और वो प्रोटीन है और प्रोटीन सिंथेसिस जो होता है वो डीएनए आरएनए की सूचनाओं से होता है। तो सारा ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन का खेल है ना, जेनेटिक इंफॉर्मेशन का खेल है। और जेनेटिक इंफॉर्मेशन में जैसे ही वो क्रॉस होता है, क्रॉस मैच होता है, वो उसको नलीफाई कर देता है, वो उसको डीएक्टिवेट कर देता है। इस लड़ाई में एक दिन वायरस कमजोर पड़ेगा, चला जाएगा, लेकिन फिर से नया वायरस आ सकता है, नया स्ट्रेन आ सकता है। हम लोगों ने पर्यावरण में घुसना तो बंद किया नहीं है, बायोडायवर्सिटी में हमारा इंट्रूजन है, हम लोग नई नई अननोन स्पीशीज को खा जाते हैं, चाइनीज तो खाई जाते हैं, है ना। इंडिया में भी कई लोग शौक रखते हैं, नॉर्थ ईस्ट वाले खा जाते हैं। तो नई नई स्पीशीज को, अननोन स्पीशीज को आप खाओगे, पता नहीं नेचर ने कब से कोई वायरस प्रिजर्व करके रखा है उसके अंदर, वो आपके अंदर आएगा, आपकी बॉडी उसको अच्छी लगेगी, मल्टीप्लाई कर जाएगा और वो ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टाजियस डिजीज बन जाएगी। तो आपकी बॉडी उसके लिए तैयार नहीं है, आप उसके लिए एंटीबॉडी नहीं बना सकते हैं, पहले से कोई प्रिपरेशन नहीं है। वैक्सीन तो आपने देखा कि कम से कम 1-1.5 साल लगता है। अब वैसे तो मैं कहता था 10 साल लगते हैं, लेकिन इस बार 1-1.5 साल में ही कर दिखाया है, तो थोड़ा सा विश्वास नहीं होता, है ना। तो आपातकाल में ठीक है, जब आग लगी तब कुआं खोद भी लिया। कब सब बोलते हैं, बोला आग लगने पे कुआं नहीं खोदा जाता, लेकिन हमने खोद दिया, है ना। आग लगते ही खोदना शुरू किया तो वो भी बुझने लगी, तो पानी भी आ गया, ठीक है। तो ये हो गया, कैसे भी करके हमने उसको बुझाना सीख लिया। अभी बहुत सारी चीजें गर्भ में है, अभी कुछ कह नहीं सकते कि क्या निकल करके आएगा, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता और कुछ भी बोलना जो है वो उस पर उचित नहीं होगा। लेकिन बाकी 10 साल लगते हैं प्रॉपर R&D करने में, 10 साल लगते हैं। चलिए, अब आरएनए वैक्सीन आए हैं,
तो मैं जितने भी वर्ड्स आज बोल रहा हूं ना, ये सब आपके क्वेश्चंस के तौर पे आप एग्जाम में देखोगे। इन सब के टर्म्स खोजने की कोशिश कीजिए, विकिपीडिया से निकालिए, और जितने भी टर्म्स मैंने बोली हैं, जितने भी नाम लिए हैं, ये सब इस साल के पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। आज ही मैंने यूं समझ लीजिए 5 से 10 क्वेश्चन बोल दिए हैं, ठीक है। बस ये है कि आप उसको ग्रैस्प कर पाते हैं कि नहीं, कितना कर पाते हैं, ये आपके ऊपर है। जितने अच्छे से आप करेंगे उतना अच्छा। मैं अभी इकोनॉमी प्रॉपर क्लासेस मैं लूंगा, लेकिन चूंकि हम लोग 2 ही दिन मिलेंगे सप्ताह में, तो थोड़ी सी दिक्कत रहेगी समय की, इसलिए मैं चाहता हूं कि आपको ज्यादा से ज्यादा होमवर्क मिले। तो इस बार का होमवर्क यही रहेगा कि हेल्थ का और एनवायरमेंट का इकोनॉमी से संबंध आपको जोड़ना है, और हेल्थ के जितने भी इश्यूज इकोनॉमी को प्रभावित करते हैं, जैसे वैक्सीन है, डिजीज है, महामारी है, WHO है ना, और महामारी के ऊपर ये जो एपिडेमिक होते हैं, इनके लॉ भी बने हुए हैं, अंग्रेजों ने बनाए थे। उस समय में प्लेग फैलता था ना, तो आपने देखा होगा कि पूना में प्लेग फैला था, तो रेन एमस वाला जो चापेकर बंधुओं ने उसकी जाकर के हत्या कर दी थी, चापेकर ब्रदर्स ने, पूना प्लेग कमेटी के अध्यक्ष की। तो पूना प्लेग कमेटी का अध्यक्ष वो शी जिनपिंग जो कर रहा है वही कर रहा था। शी जिनपिंग ने भी लिस्ट बनवाई थी अभी 30,000 लोगों की कि इन लोगों को कोरोना है और ठीक नहीं हो रहा है, इनको गोली मार दी जाए। कोर्ट में आवेदन दिया है कि कोर्ट आदेश दे कि हाँ कर लो आप ये। तो ऐसे आवेदन उस समय में भी जाते थे। पूना प्लेग कमेटी के अध्यक्ष को यह अधिकार था कि वो मरवा दे अगर किसी को प्लेग हुआ तो। मान लीजिए यही आदेश अगर हमारे समय में होता, इस समय में, कि जिसको कोरोना हुआ है वो और फैला सकता है, इसको गड्ढा खोद के उसके किनारे पे ले जाके गोली मारो और फिर एकदम से मिट्टी डाल दो, तो फैलने की संभावना ही खत्म। क्वारंटीन करना भी वो गोली मारने जैसा ही था। काफी हद तक डिस्क्रिमिनेशन लग रहा था लोगों को, जातिवाद भी समझ में आया कि लोगों ने छुआछूत इतने हजारों साल से झेली कैसे होगी। यहाँ हमको थोड़ा सा कोरोना हो गया श्रीवास्तव जी को, शुक्ला जी को, मिश्रा जी को, तो उनको दलित होते देर नहीं लगी ना। क्यों हो गए थे ना दलित? क्यों घर वाले ही पहचानने से मना कर रहे थे। वो कह रहे तुम दूर रहो, उधर यहाँ हाथ लगाया तुमने, उधर रहो, उस कमरे से इधर मत आना। तो छुआछूत तो समझ में आ गई। अब ये हजारों सालों से हुआ है, 2000 साल से केवल उस कास्ट में पैदा होने की वजह से उसके साथ ऐसा होता रहा कि वो हमेशा से क्वारंटीन है 2000 साल से। तो अंदाजा लगा सकते हो कि आप कितना छोटा कंपनसेशन है आरक्षण। हाँ, बहुत छोटा कंपनसेशन है। 2000 साल तक किसी को पीढ़ी दर पीढ़ी क्वारंटीन करके रखो, वो पूरी जिंदगी के लिए क्वारंटीन करके रखो, रेस्ट्रिक्टेड करके रखो कि तुम उधर ही रहोगे, इधर आओगे नहीं, तुम छू नहीं सकते, तुम ये नहीं कर सकते, तुम इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकते। तो उसका कंपेंसेशन अंदाजा लगाओ कि ये कितना छोटा कंपेंसेशन है। बहुत खतरनाक चीज है। तो वो आपने पेंडेमिक में देखा। तो इसने कई तरह के एहसास कराए हैं इस पेंडेमिक में, बहुत एहसास कराए हैं। सोसाइटी के लेवल भी कराए हैं, पॉलिटिक्स को भी धरती दिखाई है कि असली क्या चीज है। लेकिन पॉलिटिक्स तो आपको मैंने बताया कि कैसे कर रहे हैं वो दोनों मिलके, गुजराती स्टाइल में चल रहा है, इसलिए उन्होंने सारा ही गेम कर दिया। क्या कर दिया? वो गेम कर दिया, ये धंधा कर दिया, मतलब गेम। एक और वो हर्षद मेहता वाले में देखा था मैंने, वो बोलते हैं वो 125 का गेम हो गया, 100 से 125 हो गया, तो 25 का क्या हो गया? गेम हो गया। तो यहाँ लेबर लॉ आ गए और फार्म लॉज आ गए। लेबर लॉज क्या आया अभी पेंडेमिक में? ये फिर इकोनॉमी से जुड़ा हुआ हो गया, क्योंकि ये पेंडेमिक से जुड़ा हुआ। तो ये हेल्थ इश्यूज, एक तरफ हेल्थ इश्यूज आए हुए थे और सरकारें धड़ाधड़ लेबर लॉज पास कर रही थी। 8 घंटे के बजाय 12 घंटे होंगे काम के। विस्ट्रॉन का देख लिया आपने, जो प्रदर्शन हुआ था, जो हंगामा, बल्कि वायलेंस ही है। प्रदर्शन क्या है? वायलेंस था, सब कुछ तोड़ता दिया उसने। आईफोन के पार्ट्स बनते हैं उसमें, विस्ट्रॉन। तो विस्ट्रॉन का केस आपने देखा तो वो लेबर लॉज का काउंटर है। किसने किया? लेबर ने किया। 8 घंटे से 12 घंटे काम किया। अरे 100 साल लग गए 12 घंटे से 8 घंटे कराने में। कितने श्रमिक आंदोलन हुए थे,
कितने लेबर रिफॉर्म हुए थे। अंग्रेजों के जमाने से लड़ रहे थे कि 12 घंटे 16 घंटे काम कराते थे पहले, तो फिर 12 के और 12 से 8 करने में 100 साल लग गए, और अभी पेंडेमिक में 8 का वापस 12 कर दिए। क्यों? क्योंकि चाइना से जो लोग माइग्रेट हो रहे थे वो कहीं वियतनाम न चले जाएं, भारत में आए। आपको यहाँ लेबर की कोई अधिकार नहीं है हमारे यहाँ लेबर आपको कुछ नहीं बोलेगी। आप उनका जम के काम लीजिए, 12 घंटे काम लीजिए उनसे। उनके सारे अधिकार कम कर दिए, छुट्टी के और आंदोलन करने के, यूनियन बनाने के। तो यूनियन और आंदोलन करने के जो अधिकार होते हैं, हड़ताल के अधिकार होते हैं, उसमें क्या होता है कि वो सेफ्टी वॉल्व की तरह होते हैं। और अगर असहमति होती है और थोड़ा सा भी यदि किसी को कष्ट है तो वो हड़ताल कर लेता है, या आवेदन दे देता है, या आंदोलन कर लेता है। वो बंद करने से विस्टोन में वायलेंस हुआ, क्योंकि आपने तो खत्म ही कर दिया। और विस्टोन में 2 तरह के एम्प्लॉय थे। एक ऐसी लेबर थी जो फुल फ्लेज्ड थी और जिसको अच्छी सैलरी मिल रही है, यानी 2000 रुपया रोज मिल रही है और उसकी परमानेंट जॉब है, और वहीं पे 600 रुपए या 500 रुपए में रोज काम करने वाले लोग विस्टोन में आ रहे हैं। अब वो साथ में डिनर करते हैं, साथ में कैंटीन में जाते हैं, चाय पीते हैं, बात करते हैं। अच्छा, आपको 2000 मिलते हैं और आप हमेशा रहोगे, आपको कभी निकाला जाएगा। उसके बाद 2 महीने बाद नोटिस आ जाता है कि तुम घर जाओ अपने, और उसको मिलता भी 600 रुपया था। तो उसके अंदर तो गुस्सा पनपेगा, और वो गुस्सा पनपा कब? जब ये लेबर लॉ गर्मी के दिनों में बनाए, जब हमारे यहाँ पेंडेमिक चल रहा था। तो गवर्नमेंट ने 2 काम किए, किसानों के खिलाफ और श्रमिकों के खिलाफ। उनके अधिकारों को कम करके जो पूंजीपति हैं और जो उद्योगपति हैं उनके अधिकार बढ़ाए, उनके विशेषाधिकार बढ़ा दिए। तो आप कहोगे उसमें क्या है, उद्योग ज्यादा लगेंगे, लोग वियतनाम नहीं जाएंगे, भारत ज्यादा आएंगे। लेकिन आए क्या? नहीं आए, उल्टा हो गया, इमेज खराब हो गई, इन्वेस्टर्स भी चले जाएंगे। हालांकि इन्वेस्टर्स को अपने फायदे से मतलब होता है, बहुत ज्यादा वहां की स्थिति से मतलब नहीं होता। लेकिन फिर भी अगर किसी का पैसा अगर डूबता हुआ सा दिखेगा तो वो इन्वेस्ट नहीं करेगा। अगर आपको लगता है कि कोई आदमी के घर पे रोज झगड़ा होता है और आज ही उसने कुछ तोड़ा फोड़ी की है घर में, और कल उसने उसकी बाइक को भी धक्का दे दिया था, और एक भाई आकर के उसकी कार ले जा रहा था और दोनों भाई झगड़ रहे थे, और ऐसा आदमी यदि आपके पास उधार मांगने आता है कि मुझे 10,000 रुपए उधार दे दो, और जिसमें रोज आवाजें आती है उस घर से झगड़े की, तो आप देने में हिचकिचाएंगे। तो आप भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। वो बोलता है मैं 11,000 दूंगा आपको 1 महीने बाद, आप मुझे अभी 10,000 दे दो। आप नहीं देंगे, जबकि 10% दे रहा है वो आपको ब्याज 1 ही महीने के अंदर। लेकिन आप नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि वहां अशांति है, उपद्रव है। तो मुझे लगता है ये चीज भी आपको इकोनॉमी में समझ में आएगी कि जब हम ये रिफॉर्म करते हैं, और जो अभी इतने लंबे समय से जो ये फार्मर्स बैठे हुए हैं और ये जो एजिटेशन चल रहा है, ये अगर बहुत लंबा जाएगा तो इसके क्या इम्पैक्ट होंगे आप समझ सकते हैं। इन्वेस्टर्स के माइंडसेट पे क्या असर पड़ता है, लोग यहाँ इन्वेस्ट करने से डरेंगे। तो आपका एफडीआई कम होता है या इन्वेस्टर्स कम आते हैं तो फिर आपका इकोनॉमिक ग्रोथ फिर अवरुद्ध हो जाएगा, फिर आपका भुगतान संतुलन आगे जाकर के वो दिक्कत में आ सकता है। बहुत सारी चीजें हैं। तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो है वो ठीक नहीं होते। और ये 2 काम कब हुए हैं? बिना सांसदों के परामर्श से, बिना बहस के, और जब जनता सारी की सारी स्ट्रगल कर रही थी, लॉकडाउन में थी और बीमारी से जूझ रही थी, तब आपने अध्यादेश ला करके इसको कर दिया। और जैसे ही सेशन हुआ आपने उसको दोनों सदन से बिना वोटिंग के पास कराया, ध्वनि मत से, और राष्ट्रपति ने सिग्नेचर किए, इधर राज्यपालों ने किए राज्यों में, और ये दोनों कानून बने और उनके असर भी दिखने लगे। तो अब अगर कोई उद्योगपति 12 घंटे काम लेता है किसी से, मजदूर से, श्रमिक से, तो अब आप उसको कानूनन जो है उसको अनुमति है काम लेने की। तो ये तो अच्छी चीज होनी चाहिए, 12 घंटे काम करना चाहिए मजदूरों को। लेकिन मान लिया जाए, आप जानते हो कि शहरों में जो झुग्गी बस्तियां होती है और कामकाजी क्षेत्र होते हैं, अगर उनमें बहुत दूरी है तो 12 घंटे काम करने के लिए आदमी को कितनी बजे निकलना पड़ेगा अपने घर से? मान लीजिए कोई 2 घंटे का ट्रेवल करके निकल रहा है तो उसको कितना जल्दी उठना पड़ेगा, तब वो खाना और टिफिन लेकर के जाएगा। 2-2 टिफिन ले जाना पड़ेंगे शायद 12 घंटे के काम के दौरान। और तो फिर वो सफर और ये सब करके तो 16 घंटा हो जाता है। और मान लीजिए उसी को खाना बनवाना है या उसी को घर में कुछ मदद करनी है, कि अब घर अपने में से ही किसी को अस्पताल ले जाना है, कोई घर में बीमार है, तो क्या वो काम पे जा पाएगा? उस दिन की उसको मजदूरी मिल पाएगी?
फिर वो लेट के लाएगा। वो जो 4 घंटे बढ़ाया है ना, वो ही उस मजदूर के पास वो मार्जिन है जिसमें वो अपने बच्चों पे ध्यान दे पाता है या घर की कुछ व्यवस्थाएं कर पाता है। और अगर वो 8 घंटा नींद नहीं लेगा तो फिर उसको कोरोना और ये सब घेरेंगे कि नहीं बहुत जल्दी, और धीरे धीरे उसको खांसी और बुखार कुछ हुआ और उसको नींद नहीं, तो फिर उसकी इम्यूनिटी कम होगी कि नहीं होगी, तो फिर ऐसे उसके आयु पे असर आएगा कि नहीं आएगा, तो फिर उसमें देश का आपका जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो चला जाएगा। इसीलिए तो आपके सारे पैरामीटर नीचे जा रहे हैं। जब आप मानव विकास सूचकांक देखते हैं तो उसके जो पैरामीटर्स हैं वो सब नीचे जाते हुए दिखते हैं कि आप पहले उस पायदान पे थे और अब आप खिसक करके वहां पहुंच गए। क्यों? क्योंकि आपकी नीतियां ऐसी हैं। अब आ गया समझ में? तो आप जब ये सब चीजें करते हो तो इस दृष्टिकोण से सोचना पड़ता है, इस दृष्टिकोण से देखना पड़ता है। तो मैंने बहुत कम समय में आपको इकोनॉमी के बहुत सारी टर्म्स जो मैंने कही हैं, आज आपका यही होमवर्क है पूरे सप्ताह का कि मैंने जितने टर्म्स आपको बताए हैं उन टर्म्स को आप निकालो और उन टर्म्स के ऊपर लिखो, कम से कम एक पैराग्राफ लिखो। बहुत रिच हो जाएगा आपका नॉलेज, है ना। धीरे धीरे ऐसे यहाँ क्लासेस में आपको ऐसे कई तरह के होमवर्क हम देंगे और ऐसी बहुत सारी बातें बताएंगे, आपके अंदर थॉट प्रोसेस होगा जो बिल्कुल दूसरा व्यू है। जो लोग द हिंदू पढ़ते हैं वो लोग मेरे साथ बिल्कुल सहमत होंगे, क्योंकि उन लोगों ने ये सब चीजें पढ़ी होंगी। उनके लिए बिल्कुल भी नया नहीं है कुछ भी, क्योंकि वो सब इन सब चीजों से गुजरे हैं, क्योंकि इसके ऊपर सैकड़ों आर्टिकल आए हैं और मैं उन्हीं का सार ही बता रहा हूँ। ये मेरे खुद के निजी विचार नहीं है, बल्कि ये जितने भी स्कॉलर हैं और तमाम रिसर्चर हैं और तमाम जो लोग ऑथर लिखते रहे हैं, रेनाउंड लोग जो हैं, जो इस देश की पॉलिसी मेकर रहे हैं कभी न कभी किसी न किसी रूप से, कोई न कोई डॉक्यूमेंट में उनका नाम आप देखोगे, उन लोगों के विचार हैं। और वो इस देश का जो सिस्टम है उसको पूरी तरह से जानते हैं, यहाँ के सोशल स्ट्रक्चर को भी जानते हैं, पॉलिटिकल भी जानते हैं, और पूरा इकोनॉमी कैसे जाएगी और ये कैसे बूम करेगी और कैसे हम दुनिया भर में जो है एज ए एक्सपोर्टर डेवलप हो सकते हैं, या दुनिया में हम लोग इकोनॉमी में कोई जगह बना पाते हैं। विश्व गुरु और वो सब तो बहुत अलग चीज है, वो शायद हम कुछ कर पाए ना कर पाए, वो अलग चीज है। तो ये इमोशनल या कल्चरल टाइप का या रिलीजियस लेक्चर नहीं तो मैं अभी घोषित कर देता कि हम सब विश्व गुरु हैं। दरअसल हम लोग स्ट्रगलर हैं और बहुत बुरी हालात हैं हमारे देश के, इकोनॉमी के बहुत बुरे हालात हैं। और हमारे जो लोअर स्टेटा है जो इकोनॉमी में, वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है और शायद उसको 10 साल लगेगा। अभी तो हमारी जो मेन स्ट्रीम इकोनॉमी है इसको नॉर्मल होने में 2019 में जो थे हम लोग मार्च अप्रैल में, उस स्थिति में आने में 2022 लग जाना है। 2022 तक तो हम 2019 की स्थिति में आएंगे। अभी आगे बढ़ना तो बहुत दूर की बात है, 5 ट्रिलियन तो बहुत दूर की कौड़ी है। अभी तो हम 2019 की स्थिति में आएंगे कब? 2022 में, और वो भी सब कुछ ठीक ठाक रहा और अब लॉकडाउन नहीं लगाना पड़ा। तो आज कुछ सुगबुगाहट है कि साउथ में, बेंगलुरु में, इधर और महाराष्ट्र में जो है फिर से लॉकडाउन की तैयारी है। बाकी उन्होंने नाइट कर्फ्यू तो पुणे वगैरह में शुरू कर दिया है। तो यानी अगर फिर से हम लोग अगर सर्ज हुआ सेकंड, बल्कि जो वी शेप रिकवरी है शायद हम लोग डब्ल्यू शेप रिकवरी में जाएंगे, है ना। तो डब्ल्यू शेप भी हो जाए तो कोई बात नहीं, उससे आगे का तो फिर उसमें भी नहीं है, अल्फाबेट में भी नहीं है। फिर से अगर नीचे आए और फिर कहीं ऊपर गए तो वो तो फिर डब्ल्यू के साथ एक वी वर्ड उधर लग जाएगा, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ये सब ना हो, यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि सब कुछ ठीक ठीक होगा और बहुत जल्दी हम 2019 की स्थिति में आ जाएंगे। कब? बहुत जल्दी मतलब 2022 में, ठीक है। तो नुकसान तो बहुत ज्यादा हो चुका है और इसलिए जो बाकी जो चीजें हैं उसमें आपको कहीं कुछ ये सब चीजें देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया भी उसको नहीं दिखाएगा और ना ही वो उस टाइप से बात करता है। लेकिन जो गहरे विचारक हैं, जो चिंतक हैं, वो उनको आप लोग उनके विचारों को फॉलो कर सकते हैं। मैंने कम से कम 15-20 बड़े बड़े आर्टिकल का सार जो है आपके सामने अभी लेक्चर के रूप में दिया है। मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं जो इनपुट के तौर पे हमारे पास गया है पिछले दिनों पढ़ने के दौरान या पढ़ाने के दौरान, तो वो निकल करके आया। तो ये उसकी समरी थी। मुझे लगा इकोनॉमिक पृष्ठभूमि आप लोगों के लिए समझ में आई होगी और आपको इंपॉर्टेंट सेक्टर भी पता चले होंगे कि कहाँ कहाँ होमवर्क करना है, कहाँ से मेटर लेना है, कहाँ क्या करना है। ठीक है, चलिए आज की बात यहीं समाप्त।